everyone, welcome to my channel SN Studio. Here, stories come alive through voice, rebirth, romance, revenge, fantasy, and destiny. If you love immersive novel stories and emotional journeys, don't forget to subscribe, like, and comment. Now, let's the story begin. यह पता लगाने के अगले दिन की प्रिंस बा ने संदेश कैसे भेजे, दाहुआ जल्दी उठे और जियाओलियू को निंगमैन प्रांत में वापस भेज दिया। दोपहर तक उसने उसे काफी सामान ले जाते हुए देखा। जियो येयांग ने यह देखकर एक पारदर्शी शंक्वाकार कप उठाया। क्या ये वे वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें आपने मुझसे ग्लास फैक्ट्री में बनाने के लिए कहा था? आप उन्हें यहाँ क्यों ले जा रहे हैं? दाओहुआ ने जियाओलियू को आइटम को फार्मेसी में ले जाने का निर्देश दिया। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, गुजियान के होंठ चिपक गए। जब से उसने प्रशिक्षु की नौकरी ली, उसकी आधी फार्मेसी अब उसकी नहीं रही। उस सुबह स्थिति और भी बदतर थी, जब छोटे प्रशिक्षु ने अंदर एक लंबी मेज रखने के लिए अपनी जगह का अधिक उपयोग कर लिया। फिलहाल प्रशिक्षु को फार्मेसी में लगातार अधिक सामान लाते देख उसे लगा कि भविष्य में फार्मेसी में उसके लिए शायद कोई जगह नहीं होगी। लोहे के स्टैंड, अल्कोहल बनक मापने वाले सिलेंडर, रबर सक्शन बल्ब, आसवन की बोतलें, ब्यूरेट, मोटा चौड़े मुंह वाली बोतलें और अन्य कांच के बर्तन, सभी को दाओहुआ ने एक एक करके मेज पर व्यवस्थित किया था। ठीक है, तुम लोग बाहर जा सकते हो। एक बार जब मुझे चीजें तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगी, उसने कहा। इसके साथ ही उसने जियो येयान को दरवाजे की ओर धकेल दिया। जियो येयान को बाहर निकाल दिया गया। उसने कसकर बंद दरवाजे को देखा और गू जियान के साथ एक नजर डाली। मास्टर गू, क्या आप जानते हैं कि दाओहुआ क्या कर रहा है? गू जियान ने क्रोधित होकर कहा, मैं उसके पेट का राउंड वॉर्म नहीं हूं, मुझे कैसे पता होगा? इतना कहकर वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर चला गया। जियो येयांग अपने कमरे में लौटने से पहले फार्मेसी की ओर देखते हुए चुप हो गया। अब जब उन्होंने अंकल प्रिंस बा की संदेश वितरण पद्धति को समझ लिया है, तो समय आ गया है कि इसे अच्छे उपयोग में लाया जाए और अधिक योग्यता अर्जित करने का प्रयास किया जाए। आज पहले चंद्र माह का 8वां दिन था और यह यान वेंकाई और अन्य लोगों के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्यों पर बाहर जाने का समय था। दाओहुआ ने फार्मेसी में 2 दिनों से अधिक समय तक काम किया। पहले चंद्र माह की 11वीं की सुबह वह अंततः उभरी और जियो येयांग के पास पहुंची और उसे कागज की एक पर्ची सौंपी। इस कागज की पर्ची पर मेरा एक रहस्य है, इसका पता लगाएं, उसने कहा। जियो येयांग ने प्रसन्न दाओहुआ की ओर देखा, पर्ची ली और उसे खोलने पर उस पर कुछ भी नहीं लिखा पाया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने मुझे गलत पर्ची नहीं दी? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझसे गलती कैसे हो सकती है? जल्दी से कोड तोड़ो, मुझे देखने दो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं लिखा है। दाओहुआ ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, आपने जांच भी नहीं की, आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं लिखा है? जियो येयांग ने दाओहुआ को देखा और कागज की पर्ची का अध्ययन करना शुरू कर दिया। बूढ़ी दादी गू और गू जियान एक तरफ बैठकर देख रहे थे, दोनों के चेहरे पर जिज्ञासा लिखी हुई थी। दाओहुआ को आत्मसंतुष्ट और जियो येयांग की सिकुड़ी हुई भौहों को देखकर गू जियान खुद को रोक नहीं सका और आखिरकार खड़ा हो गया और जियो येयांग के पास चला गया। मुझे देखने दो। जियो येयांग ने गू जियान को पर्ची सौंपी। गू जियान ने अपने हाथ में कागज का कोरा टुकड़ा पलटा और अपने प्रशिक्षु की ओर संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। निश्चित रूप से लड़की सिर्फ युवक के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही थी। अचानक जियो येयांग ने दीफू को बुलाया, जाओ, यहाँ एक मोमबत्ती लाओ। कुछ ही देर में दीफू मोमबत्ती लेकर आया। जियो येयांग ने तुरंत मोमबत्ती की लो पर पर्ची को सेंक लिया। यह देखकर दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, तुम्हें भी इसके बारे में पता है। जियो येयांग ने उदासी से दाओहुआ की ओर देखा, यह अजीब नहीं है कि मैं यह जानता हूं, लेकिन यह अजीब है कि आप ऐसा करते हैं। दाओहुआ की अभिव्यक्ति सख्त हो गई, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दिया है। दाओहुआ ने सख्ती से जवाब दिया, क्या मुझे जानकार और प्रतिभाशाली होने की इजाजत नहीं है? जियो येयांग ने आगे दबाव नहीं डाला। यह देखकर कि आग सेंकने के बाद कागज पर कोई निशान नहीं आया, उसने सोचा, आपने इस पर लिखने के लिए किसी रासायनिक अभिकर्मक का उपयोग नहीं किया। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, क्या किसी ने कागज पर गुप्त संदेश लिखने के लिए पहले से ही एक अभिकर्मक का उपयोग किया है? उस टिप्पणी पर जियो येयांग और गू जियान दोनों समझ गए कि दाओहुआ क्या संकेत दे रहा था। जियो येयांग, बेशक उनके पास है। मैंने इंपीरियल पैलेस की लाइब्रेरी में इससे संबंधित रिकॉर्ड देखे हैं। हालांकि यह विधि व्यापक नहीं है, मुख्यतः क्योंकि अभिकर्मकों का मिलना कठिन है। फिर उसने दाओहुआ की ओर देखा।
आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप पिछले कुछ दिनों से फार्मेसी में ऐसा अभिकर्मक विकसित कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आविष्कार पूर्वजों को आश्चर्यचकित करने में विफल रहा, जिससे दाव हुआ कुछ हद तक निराश हो गया। वह चिल्लाई और फार्मेसी की ओर चली गई और जल्द ही हाथ में 2 कांच की बोतलें लेकर बाहर निकली। कांच की बोतलों के अंदर रंगहीन पारदर्शी तरल को देखते ही जियो यांग और गू जियान की आंखें चमक गईं। दाओ हुआ ने उनमें से एक को खोला, एक पहले से तैयार कपास झाड़ू को तरल में डुबोया और इसे कागज के एक टुकड़े पर ब्रश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कोरी शीट पर पाठ की एक पंक्ति उभर आई। जियो यांग एक गूंगा सुअर है। डेफो ने अपने मुंह से तेजी से कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ा और तुरंत अपनी गर्दन पीछे खींचते हुए पीछे हट गया। जियो यांग ने सर्द निगाहों से डेफो को जाते हुए देखा। एक बार जब वह नजरों से ओझल हो गया तो उसने कागज उठाया और उसे ध्यान से देखा। अरे, क्या लिखावट धुंधली हो रही है। दाओ हुआ ने कहा, थोड़ी देर में लेखन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जियो यांग की आंखें चमक उठी, यह संदेश भेजने के लिए बहुत अच्छा होगा। जिनलिंग गार्ड का उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और संचारित करना था, और यह उसके लिए एकदम सही होगा। दाओ हुआ मुस्कुराया, बिल्कुल। हालांकि प्रिंस के संदेश भेजने के तरीके गुप्त हैं, लेकिन अगर बार बार संदेश भेजा जाता है, तो संदेश को खोजने के लिए प्रत्येक पात्र के अनुरूप काम करना अविश्वसनीय रूप से समय लेने वाला हो सकता है। मेरी विशेष स्याही से यह बहुत कम परेशानी वाला होगा और पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जब तक किसी के पास लिखावट प्रकट करने के लिए मिलान करने वाला अभिकर्मक न हो, तब तक कोई देवता भी प्रेषित संदेश का पता नहीं लगा सकता। गू जियान अचानक बोला, कागज पर अक्षर इतने छोटे क्यों हैं? दाओ हुआ तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर की इतनी तेज नजर है कि वो इसे इतनी जल्दी नोटिस कर लेते हैं। यह कहने के बाद उसने एक सोने का फाउंटेन पेन निकाला, मानो कोई कीमती चीज पेश कर रही हो। मैंने इसके साथ लिखा था। गू जियान ने कलम ली और उसकी जांच की। आप वास्तव में जानते हैं कि कलम के लिए सोने का उपयोग करके भव्यता से कैसे रहना है? दाओ हुआ मुस्कुराया, क्या यह काफी शीर्ष पायदान और उत्तम दर्जे का नहीं है? गू जियान ने उसकी तरफ देखा और कलम से एक वाक्य लिखते हुए कागज ले लिया। इसके बाद उन्होंने दाओ हुआ को तरल में डुबोकर और कागज पर लगाकर उसकी नकल की। उत्सुकता से देखते हुए दाओ हुआ ने पूछा, आपने क्या लिखा? मुझे देखने दो। यान यही भी एक गूंगा सुअर है। जैसे ही लेखन सामने आया, दाओ हुआ की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई और उसने अपने मालिक की ओर ऐसे भाव से देखा जिसका वर्णन करना कठिन था। हालांकि गू जियान काफी खुश था। यह पेन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं इसे रखूंगा। यह सुनकर जियो यांग चिंतित हो गया। मास्टर गू, क्या आप मुझे पहले पेन दे सकते हैं? मैं किसी से आपके लिए एक सटीक प्रतिकृति बनवाऊंगा। गू जियान ने चतुराई से कलम को अपने लिबादे में छिपा लिया और निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं। इसके साथ वह दादी गू के साथ बैठने के लिए वापस चला गया। जियो यांग आगे बहस करना चाहता था, लेकिन दाओ हुआ ने उसे पीछे खींच लिया। मेरे पास और भी हैं। मैंने सुनार से कुछ अतिरिक्त बनाने को कहा। मैं तुम्हें एक बाद में दूंगा। उसके शब्दों पर जियो यांग तुरंत मुस्कुरा उठी। अच्छा। स्पष्ट तरल की 2 बोतलों की ओर इशारा करते हुए दाओ हुआ ने कहा, यह बोतल लिखने के लिए है और यह लेखन को प्रकट करने के लिए है। सुनिश्चित करें कि उन्हें मिश्रित न करें। जियो यांग ने पूछा, क्या आप ये मेरे लिए बना रहे हैं? दाओ हुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली, क्या यह स्पष्ट नहीं है? मेरे पास स्वयं उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। जियो यांग की मुस्कान और भी गहरी हो गई। दाओ हुआ ने कहा, आपको इसे स्वयं से उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए सामग्री ढूंढना थोड़ा कठिन है। जियो यांग ने जवाब दिया, मुझे बताएं कि किन सामग्रियों की आवश्यकता है और मैं उन्हें लाऊंगा। जैसे ही वह बोतलें इकट्ठा करने वाला था, गू जियान ने फिर से कहा, उस स्याही में से कुछ मेरे लिए छोड़ दो। जियो यांग थोड़ा अनिच्छुक था। मास्टर गू, आपको इसकी क्या आवश्यकता है? गू जियान ने उसकी ओर घूरकर देखा, क्या मैं इसका उपयोग शोध के लिए नहीं कर सकता? जियो यांग, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दूंगा। उसे कंजूस व्यवहार करते देख गू जियान कुछ अवाक रह गया और उसने अपने शिष्य की ओर भी देखा, स्पष्ट रूप से नाराज था। महिलाएं बाहरी रूप से उदार होती थी। एक अच्छी वस्तु प्राप्त करने के बाद वे इसे पहले अपने स्वामी को देने के बारे में नहीं सोचती थी। दाओ हुआ ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। स्नैप। फार्मेसी से जमीन पर कांच के टूटने की आवाज गूंज रही थी, जिसके बाद गू जियान धूल से लथपथ और अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। दादी गू, क्या औषधि दोबारा नहीं निकली? गू जियान ने कुछ हद तक निराश होकर अपना सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
अपने भाई को ऐसी भावनाओं को प्रदर्शित करते देखना दादी गू के लिए कुछ हद तक मनोरंजक था। गू जियान ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दाओहुआ ने निर्देश दिया था, तो मैं इसे सही क्यों नहीं कर सकता। दाओहुआ द्वारा बनाई गई औषधि रंगहीन, बेस्वाद और पारदर्शी थी, जबकि उसका सबसे अच्छा प्रयास तीखी गंध के साथ हल्का गुलाबी निकला था। दादी गू ने कैजू को साफ सफाई करने का इशारा किया। एक बार कैजू ने फार्मेसी में प्रवेश किया, उसने देखा कि दाओहुआ द्वारा लाए गए लगभग सभी कांच के बर्तन टूट गए थे। गू जियान ने कहा, वह अपने मुंह के कोने में चिकोटी काटने के अलावा खुद को नहीं रोक सकी, और जब वह ठीक होकर बाहर आई, तो गू जियान ने कहा, ठीक है, निंगमैन प्रांत का दौरा करने के लिए कुछ समय निकालें, और उस यांग बालक को एक और सेट लाने को कहें। नहीं, 3 सेट लाएं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यदि मेरा प्रशिक्षु इसे बना सकता है, तो मैं मास्टर के रूप में नहीं कर सकता। बोलना समाप्त करने के बाद उसने एक पल के लिए सोचा, फिर खड़ा हुआ, अपने कमरे में वापस गया, और एक स्टील पेन और औषधि की 2 बोतलें लेकर बाहर आया, और उन्हें डोंगली को सौंप दिया। आप व्यक्तिगत रूप से जाएं और इन्हें जियाओवू को सौंप दें। डोंगली ने सामान ले लिया, केवल 1/3 औषधि से भरी बोतलों को देखते हुए झिझकते हुए कहा, मास्टर, क्या हमें मिस यान को आने और कुछ और औषधि बनाने के लिए कहना चाहिए। मिस यान कल यान निवास के लिए रवाना हो गई थी, और छोटा राजकुमार उसके साथ चला गया था। यह सुनकर गू जियान तुरंत क्रोधित हो गया और कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि वह यांग बच्चा बहुत कंजूस है। भले ही दाओहुआ ने औषधि की 2 और बोतलें बनाई, लेकिन वह मेरे लिए एक बोतल भी नहीं छोड़ सका और मेरे लिए केवल इतनी ही छोड़ गया। दादी गू ने तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा, हम्फ, मुझे आश्चर्य है कि कल किसने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया, यह दावा करते हुए कि वे इसे स्वयं बना सकते हैं। यदि आप वास्तव में ऐसा चाहते थे, तो क्या यांग बालक ने आपको मना कर दिया होता। अब आप युवा नहीं हैं, बच्चों पर दोष मढ़ना बंद करें। गू जियान शर्मिंदा लग रहा था, सचमुच सोच रहा था कि उसके प्रशिक्षु को औषधि बनाते देखना आसान था। आखिरकार क्या वह औषधि बनाने में माहिर नहीं था। वह इसका उत्पादन करने में कैसे असफल हो सकता है। खैर, जाहिर तौर पर वह ऐसा नहीं कर सका। मुख्य समस्या ब्यूरेट थी, उसे सही खुराक नहीं मिल पा रही थी, जो उसे पागल बना रही थी। दोनों मास्टर्स को विषय से भटकते देख डोंगली को बातचीत वापस लाने के लिए बोलना पड़ा, क्या मैं अभी जाकर मिस यान को बुला लाऊं। गू जियान ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया, आप उसे आमंत्रित करने का क्या कारण बताएंगे। वह लड़की चतुर है। पिछली बार जब मैंने ताओ ते चिंग का जिक्र किया था, तो उसने जांच शुरू कर दी थी कि क्या मैं 8वें राजकुमार को जानता हूं। यदि आप अभी जाते हैं, तो वह आप पर किसी गुट का जासूस होने का भी संदेह कर सकती है। डोंगली तुरंत चुप हो गया। जब वह और कैजू पहली बार पुराने स्वामियों की सेवा के लिए आए, तो मिस यान उनसे काफी सावधान थी। संपत्ति के कई किराएदार किसान उन पर नजर रखते थे। उस समय को याद करते हुए जब हर बार बाहर निकलने पर कोई उसका स्वागत करता था और उत्साह के साथ पूछता था कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, इससे उसे कुछ हद तक हैरानी तो होती थी, लेकिन निराशा भी होती थी। गू जियान, ठीक है, यह ज्यादा नहीं है, लेकिन शियाओवू को औषधि का फॉर्मूला और प्रक्रिया बताएं, और वह इसे बनाने के लिए किसी को ढूंढ लेगा। ओह, और शियाओवू को याद दिलाएं कि मेरे प्रशिक्षु ने इसे बनाया है, इसलिए युवा महिला को श्रेय देना सुनिश्चित करें। अपने प्रशिक्षु की रचना को गुप्त रूप से सम्राट के साथ साझा करने में उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई, और वह उसके प्रयासों के लिए कुछ श्रेय का दावा करने का अवसर नहीं चूक सका। डोंगली ने सिर हिलाया, मैं ऐसा करूंगा। यान निवास। चून की बहन जिक्सुआन की शादी पहले चंद्र माह के 20वें दिन हो रही थी। दाहुआ 12वें दिन ताओहुआ गांव से निवास पर लौट आया था, क्योंकि उन्हें कई दिन पहले ली परिवार में जाना था। उस दोपहर जब दाओहुआ यात्रा के लिए सामान पैक कर रहा था, शियोजुन उससे मिलने आया। शियोजुन को देखकर मुस्कुराते हुए दाओहुआ ने पूछा, शियोजुन, हम कल जा रहे हैं, क्या आपने अभी तक अपना सामान पैक किया है। इस बारली परिवार में मैडम ली ने शियोजुन को भी लाने का फैसला किया था, लेकिन यान सियु बूढ़ी मैडम यान के साथ घर पर ही रुक गई। शियोजुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, मैंने पहले ही पैक कर लिया है। दाओहुआ, यह अच्छा है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। पूछते पूछते वह यात्रा में पहनने के लिए आभूषण चुनती रही। दाओहुआ से पहले गहनों के कई मामलों को देखकर शियोजुन थोड़ा चकित हो गया, और उसने नीची निगाहों और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बस कुछ खाली समय था और मैंने सोचा कि मैं कुछ देर अपने चचेरे भाई के साथ बैठूंगा। दाओहुआ, जरूर बैठ जाइए, मैं पैकिंग करता रहूंगा और हम बात कर सकते हैं। शियोजुन ने सिर हिलाया और खिड़की के पास एक सोफे पर बैठ गया। मिस, क्या आपको लगता है कि ड्रेस के ये सेट पर्याप्त होंगे।
गयू ने चयनित एओकुन पोशाकों को एक एक करके रैक पर रखा। दाओ हुआ ने नजर डाली, सिस्टर जिक्सुआन की शादी हो रही है, यह उत्सवपूर्ण होना चाहिए। चांदी लाल लोमड़ी फर एओ और अनारकेसी सिल्क स्कर्ट को बाहर निकालें। ओह, और चूंकि यह अभी भी ठंडा है, रीसेस बंदर फर से बने नए लाल लबादे को मत भूलना। रात में लालटेन महोत्सव के दौरान बाहर जाने और लालटेन देखने के लिए हमें निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता होगी। गयू ने इसका पालन किया और तुरंत कपड़े ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा। एक तरफ बैठकर यांग शियुजुन की आंखें ईर्ष्या से चमक उठी जब उसने हर जगह बिखरे हुए कपड़ों को देखा। हालांकि उसकी चाची ने उसकी सैर के लिए कपड़ों के 3 सेट तैयार किए थे, लेकिन न तो कपड़े और न ही स्टाइल की तुलना सिस्टर यी से की जा सकती थी। यांग शियुजुन की चुप्पी देखकर दाओहुआ ने बातचीत करने की कोशिश की, क्या तुम्हें वो कपड़े पसंद हैं जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए तैयार किए थे? यांग शियुजुन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे वे बहुत पसंद है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। यदि आपको लगता है कि आकार या शैली उपयुक्त नहीं है, तो आप सिलाई कक्ष से उन्हें बदलने के लिए कह सकते हैं। मेरी ये सभी पोशाकें मेरी अपनी पसंद के अनुसार बनाई गई थी। यांग शियुजुन के चेहरे पर अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे बहन के कपड़े यी और अन्य लोगों के कपड़ों से काफी अलग लगे। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, निवास में सिलाई करने वालों की सुईविक निंदा से परे है, बात सिर्फ इतनी है कि उनकी सुंदरता और मेरी सुंदरता थोड़ी अलग है। हर बार जब वे कपड़ों के लिए नए डिजाइन भेजते हैं, तो मैं तदनुसार उनमें कुछ बदलाव करता हूं। यांग शियुजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहन के सभी कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं, जिससे पता चलता है कि बहन की पसंद दूसरों की तुलना में बेहतर है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, यह अच्छे स्वाद के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मुझ पर क्या सूट करता है। यांग शियुजुन ने देखा कि दाओहुआ अच्छे मूड में था, एक पल के लिए झिझका, और फिर बोलने में कुछ अनिच्छा के साथ दाओहुआ की ओर देखा। यह देखकर दाओहुआ ने भौहें उठाई, क्या बात है? एक पल की चुप्पी के बाद यांग शियुजुन ने साहस जुटाया, सिस्टर यी, आप मेरे भाई को वांग्यू अकादमी में जल्दी भेजने की चाचा की योजना के बारे में जानती हैं, है ना? यह सुनकर दाओहुआ की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, मैंने सुना है। यांग शियुजुन ने कहा, बहन यी, क्या आप चाचा से बात कर सकती हैं और उनसे कह सकती हैं कि मेरे भाई को इतनी जल्दी अकादमी में न भेजें? दाओहुआ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने यांग शियुजुन को हैरान होकर देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आपका भाई झोंकझू में पढ़ने के लिए नहीं आया था? अकादमी अपना कार्यकाल शुरू करने वाली है। वो अब क्यों नहीं जाना चाहता? यांग शियुजुन ने तुरंत समझाया, मेरा भाई शिक्षक जियो और चचेरे भाई वेंगसुआन के साथ रहकर अधिक जानकारी हासिल करना चाहता है। अगर वह थोड़ी देर बाद अकादमी में शुरू होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाओहुआ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मोती की हेयरपिन नीचे रख दी, चचेरी बहन, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकती। यह अच्छा है कि वह अंतर्दृष्टि हासिल करना चाहता है, लेकिन अकादमी में भाग लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे भाई को शिक्षक जियो के साथ काम करते हुए देखते हैं, वह काफी सरल और आरामदायक दिखता है, लेकिन वास्तव में उसे इस प्रक्रिया में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं को हल करना वास्तव में किसी व्यक्ति की क्षमताओं का परीक्षण करता है। ये योग्यताएं किताबों से नहीं तो कहां से आती है? पिछले कुछ वर्षों से मेरा बड़ा भाई बिना किसी कोताही के अकादमी में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। केवल इस वर्ष वह एक मान्यता प्राप्त विद्वान बन गया। अपनी नींव के रूप में अकादमिक ज्ञान के साथ वह शिक्षक जियो के साथ आसानी से काम कर सका, अन्यथा मेरे पिता के संबंधों की खींचतान के बावजूद मेरे भाई को किसी भी वास्तविक ज्ञान के बिना रहने में शर्म आती। चचेरे भाई शियुजुन, क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है? यांग शियुजुन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। दाओहुआ ने आगे कहा, एक पुरानी कहावत है कि कदम दर कदम काम करना चाहिए। आपका भाई पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी उम्र में है। उसके लिए शांतिपूर्ण दिमाग के साथ अकादमी जाना बेहतर है। एक पल की चुप्पी के बाद यांग शियुजुन ने फिर भी हार न मानते हुए फिर से कोशिश की, मेरा भाई पढ़ाई में काफी मजबूत है, चाचा ने खुद ऐसा कहा है। उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस टीचर जियो का पीछा करते हुए जब तक कि उसका चचेरा भाई वेंगसुआन बीजिंग के लिए रवाना नहीं हो जाता। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा कि उसने खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया है। आमतौर पर चचेरा भाई शियुजुन काफी संवेदनशील था। इस बार वह इनकार कैसे नहीं कर पाई? क्या उसने देखा कि उसे मनाना बहुत आसान है? दाओहुआ ने यांग शियुजुन को उदासीनता से देखा, क्या आप आमतौर पर घर पर बड़ों के साथ इसी तरह बातचीत करते हैं? यांग शियुजुन थोड़ा स्तब्ध था। होह,
दाओहुआ ने पूछा, क्या आप बार बार उन बातों का खंडन करते हैं जिनसे आपके माता पिता असहमत हैं? यह सुनकर यांग शियुजुन चिंतित हो गए। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं आपसे चाचा का खंडन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे बस उम्मीद थी कि आप मेरी ओर से दलील दे सकते हैं। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई। प्रार्थना। चचेरा भाई, मैं इन शब्दों को नहीं समझता। क्या पिता होनरुई को दंडित कर रहे हैं या उसे डांट रहे हैं? वो उसे अध्ययन के लिए भेजकर केवल आपके अनुरोध का पालन कर रहे हैं। फिर आप विनती शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? दाओहुआ की अभिव्यक्ति में खटास देखकर यांग शियुजुन ने तुरंत समझाया, कृपया बहन, नाराज मत होइए। मैं गलत बोल गया। मैं तो बस। दाओहुआ ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। चचेरे भाई के इरादों के बावजूद मैं कोई मदद नहीं कर सकती। मैं याचना नहीं करूंगी, नहीं मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण या स्थिति है। मेरी तुलना में चचेरे भाई शियुजुन, यदि आपके पास कोई विचार है तो बेहतर होगा कि आप घुमा फिरा कर मेरे पास आने के बजाय सीधे पिता से बात करें। इतना कहकर उसने मेज पर रखा चाय का कप उठा लिया। यात्रा समाप्त करने के लिए दाओहुआ के इशारे को देखकर यांग शियुजुन को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हुई। मैं अभिमानी थी। कृपया इसे मेरे खिलाफ मत समझो बहन। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। दाओहुआ ने सिर हिलाया। यह ठीक है। मैं यहाँ व्यस्त हूँ और तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। ली जिक्सुआन की शादी हो रही थी और उसकी चाची के रूप में मैडम ली ने महसूस किया कि उसे व्यक्तिगत रूप से विदा करना उसका कर्तव्य था। पहले चंद्र माह के 13वें दिन मैडम ली यांग शियुजुन सहित यान परिवार की कई लड़कियों को ले गईं और प्रांतीय राजधानी के लिए गाड़ी में सवार हो गईं। चूंकि यान झिगाओ आधिकारिक कर्तव्यों से बंधे थे और नहीं जा सकते थे, इसलिए यान वेनशियू ने उनका प्रतिनिधित्व किया। गाड़ी में मैडम ली ने अपनी बेटी को देखा, जो चाय की मेज पर लिखने और चित्र बनाने में व्यस्त थी, और पूछा, क्या आप पहले शियुजुन की ध्यान से देखभाल नहीं कर रहे थे? आपने उसे अभी हमारे साथ यात्रा करने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया? दाओहुआ ने अपनी कलम नीचे रख दी और एक पल के लिए चुप हो गई। मुझे एहसास हुआ है कि मैं और मेरा चचेरा भाई शियुजुन वास्तव में एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते हैं। मुझे डर है कि मेरे लापरवाह शब्द उसकी काल्पनिक चिंताओं को फिर से जन्म दे सकते हैं। यह काफी परेशान करने वाला है। कुछ दूरी बनाए रखना बेहतर है। कल यांग शियुजुन के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन दोपहर के भोजन और रात के खाने में यांग शियुजुन उससे बचती दिखी, जिससे उनकी दादी ने उन पर कई बार नजर डाली और यहां तक कि उन्हें निजी तौर पर यह पूछने के लिए एक तरफ ले गई कि क्या उनके बीच झगड़ा हुआ है। इससे वह बहुत असहज हो गई। मैडम ली ने अपनी बेटी की ओर देखा और शियुजुन के सामान्य व्यवहार पर विचार करते हुए आह भरी, यांग परिवार में आपकी चाची के दिन आसान नहीं रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप शियुजुन का पालन पोषण थोड़ा क्षुद्र और संकीर्ण सोच वाला हो गया है। उसने शियुजुन की ईर्ष्यालु दृष्टि को अपनी बेटी पर एक से अधिक बार देखा था, और कभी कभी उसके शब्दों में कड़वाहट भरी होती थी। जो परिवार के उत्सव के बाद वह और आपकी चाची आपके सबसे बड़े भाई के साथ राजधानी लौट आएंगी। इस अवधि के दौरान अपनी दादी की खातिर आपको सौहार्दपूर्ण चेहरा पेश करने का प्रयास करना चाहिए। दाओहुआ, माँ, मैं समझता हूँ। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। मैं बस हर समय चचेरे भाई शियुजुन के आसपास नहीं रहना पसंद करता हूँ, अन्यथा मुझे बात करने के लिए चीजों को खोजने का प्रयास करना होगा, और बात करते समय मुझे सावधान रहना होगा कि उसकी संवेदनशील नसों को न छुएं। यह बहुत थका देने वाला है। मैडम ली ने स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को असुविधा नहीं दी और विषय बदल दिया। अपने चाचा के घर पहुंचने के बाद आपको मेरे लिए शियुजुन और यहुआन की देखभाल में मदद करनी चाहिए। दाओहुआ ने सिर हिलाया और कागज पर लिखना जारी रखा। मैडम ली ने झांक कर देखा, तुम वहां क्या कर रहे हो? दाओहुआ ने ऊपर नहीं देखा। वसंत की जुताई करीब आ रही है और मैं योजना बना रहा हूं कि मेरी प्रत्येक संपत्ति और खेत में क्या लगाया जाए। यह सुनकर मैडम ली की भौहों पर गर्व और राहत दिखाई दी। उनकी बेटी के पास इतनी कम उम्र में ये संपत्ति थी, परिवार को कभी एक कतरा भी योगदान नहीं देना पड़ा। वास्तव में अच्छी योजना बनाना आवश्यक है। ये सभी भविष्य में आपके दहेज का हिस्सा होंगे। एक महिला अपने पति के परिवार में अच्छी तरह से रहती है या नहीं, यह न केवल उसके अपने परिवार के समर्थन पर बल्कि उसके दहेज के आकार पर भी निर्भर करता है। इस बार दाओहुआ ने विषय नहीं बदला, बल्कि पहल करते हुए पूछा, माँ, हालांकि मेरे पास कुछ दुकानें और खेत हैं, अन्य कुलीन महिलाओं की तुलना में वे अभी भी काफी दूर हैं, है ना?
मैडम ली की मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने अपनी बेटी के बालों को छुआ। प्रमुख और कुलीन परिवारों की बेटियां आमतौर पर जन्म से ही दहेज जमा करना शुरू कर देती हैं और जब उनकी शादी होती है तो यह वास्तव में एक भव्य दृश्य होता है। हमारे परिवार की नींव पतली है और हम लंबे समय तक अमीर नहीं रहे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे दो चाचा मदद कर रहे हैं। हमने कुछ गहने, प्राचीन वस्तुएं, सुलेख, पेंटिंग और कीमती लकड़ियां जमा की हैं। मैं तुम्हारे लिए जो भी अच्छी वस्तुएं मिलती हैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ। जब तक तुम शादी करोगी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक बढ़िया दहेज तैयार करूंगा। दाव हुआ, माँ, आपको मेरे लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे भाइयों का ख्याल रखना। मैं अपने दहेज के लिए बचत कर सकता हूँ। मैडम ली ने दाव हुआ का माथा थपथपाया। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? अपने भाइयों के साथ आपका भी हिस्सा होगा। यदि आप कुछ बचा सकते हैं तो यह आपकी क्षमता है, इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दाव हुआ एक पल के लिए चुप हो गया। माँ, बड़े भाई की सगाई की तैयारी कैसी चल रही है? खान परिवार एक अरल परिवार है। हम ऐसे उपहार नहीं भेज सकते जो बहुत जर्जर, ठीक है। मैडम ली बहुत चिंतित नहीं थी। हान एर लाओए और हान दा गोनगजी काफी समय से हमारे परिवार के साथ रहे हैं। वे हमारी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा यह हान परिवार था जिसने सबसे पहले दिलचस्पी दिखाई थी, न कि हम उत्सुकता से मैच की तलाश में थे। आप अपनी क्षमताओं के आधार पर जो कर सकते हैं वह करें। हमारा परिवार जानबूझकर अपना चेहरा नहीं खोएगा, लेकिन हम अपनी क्षमता से परे भी नहीं रहेंगे। यह देखकर कि मैडम ली काफी आश्वस्त थी, दाहुआ ने बात करना बंद कर दिया। पत्नी लेने और बेटी देने में यही अंतर है। पत्नी लेते समय इसका मतलब है कि दूसरे परिवार की बेटी सेवा करने के लिए परिवार में शामिल हो रही है। दूल्हे के परिवार को स्वाभाविक रूप से अधिक आश्वस्त होना चाहिए। बेटी का दान करते समय किसी की अपनी बेटी दूसरे परिवार की सेवा करने के लिए जा रही होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अच्छी तरह से रहे। दुल्हन के परिवार को अनिवार्य रूप से मिलनसार होना होगा। जब वे बातें कर रहे थे, वे घाट पर पहुंचे। सभी ने नाव पर चढ़ने के लिए गाड़ी छोड़ दी और लगभग दोपहर तक वे प्रांतीय राजधानी की गोदी पर पहुंच गए। लैंटन फेस्टिवल नजदीक आने के साथ गोदी अतिरिक्त गतिविधि से गुलजार हो गई। जहाज आए और गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद दाव हुआ और अन्य लोगों को ले जाने वाली नाव गोदी में आ गई। बाहर बहुत सारे लोग हैं, आप सभी लड़कियों को अपना पर्दा ठीक से पहनना चाहिए। मैडम ली ने दाव हुआ और यहुआन को याद दिलाया। फिर वेंशियू और अन्य लोगों की ओर मुड़ी। अपनी छोटी बहनों की रक्षा करें, उन्हें धक्का न दें। यान वेंकाई ने जोर से कहा, माँ, मेरे और तीसरे भाई के साथ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ली अपने सबसे छोटे बेटे को देखकर मुस्कुराई, फिर दाव हुआ को, जिसने घूंघट डाला हुआ था, नाव से उतार दिया। किनारे पर कई गाड़ियां थीं, कुछ लोगों को लेने के लिए और कुछ लोगों को छोड़ने के लिए। हालांकि ली परिवार के बटलर ने उन्हें तुरंत ढूंढ लिया और उन्हें वहां ले गया जहां ली परिवार की गाड़ियां खड़ी थीं। आधे घंटे से अधिक समय के बाद वे ली निवास पहुंचे। चूंकि दोपहर के भोजन का समय था, शुभकामनाओं और शुभकामनाओं के आदान प्रदान के बाद सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए भोजन कक्ष में चले गए। भोजन के बाद बहनें ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन दाव हुआ और यांग शियुजुन और कुछ अन्य लोगों को अपने आंगन में ले गईं। ली जिक्सुआन द्वारा व्यवस्थित उत्सव पूर्वक सजाए गए दुल्हन कक्ष को देखकर यान यहुआन और अन्य लोगों ने उत्सुकता से इधर उधर झांकते हुए इधर उधर देखा। दाव हुआ ने हंसते हुए कहा, क्या यह इतना सुंदर है? यान यहुआन ने हंसते हुए कहा, हमारे परिवार में अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं अतिरिक्त नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दाव हुआ ने जवाब दिया, एक बार जब बड़ा भाई प्रस्ताव देने के लिए राजधानी आएगा और हान परिवार के साथ शादी की तारीख तय करेगा, तो हमारे परिवार में भी शादी होगी। यान येल ने इसमें शामिल होते हुए कहा, यह सही है, और यह एक के बाद एक होगा। बड़े भाई के बाद दूसरे भाई की बारी होगी और फिर तीसरे की। भविष्य में हमारे परिवार की आनंदमय घटनाएं अंतहीन होंगी। ली जिक्सिन आगे बढ़े और यान येल की ओर खींचते हुए हंसे, बिल्कुल, एक बार भाइयों की बारी हो जाने के बाद आपकी बारी होगी। यान येल ने ली जिक्सिन को उसे छेड़ते हुए देखकर तुरंत विरोध किया और उसे मारने के इरादे से उसका पीछा किया। बाकी लोग देखते रहे और लगातार हंसते रहे। तभी एक नौकरानी वहां आई और दाव हुआ और अन्य लोगों को डांटने लगी। ली जिक्सुआन ने पूछा, यह क्या है? नौकरानी ने उत्तर दिया, मिस, मैडम ने मुझे मिस यान को निमंत्रण देने के लिए भेजा था। जैसे ही वह बोली, उसने दाव हुआ को निमंत्रण सौंप दिया। मेरे लिए। दाव हुआ ने निमंत्रण लिया, जल्दी से उसे खोला और फिर जोर से हंसने लगा। यह युआन याओ है जो हमें कल एक सामाजिक समारोह के लिए अपने घर पर आमंत्रित कर रहा है।
ली जिक्सिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम भी जा रहे हैं? दाओ हुआ ने सिर हिलाया, मम्मा, सब लोग एक साथ। ली जिक्सिन तुरंत उत्साहित हो गए, यह बहुत अच्छा है। अपने चाचा के घर के अलावा मैं किसी अन्य अधिकारी के आवास पर नहीं गया हूँ, खासकर दूसरे दर्जे के किसी अधिकारी के आवास पर नहीं। ली जिक्सुआन मुस्कुराए और इशारा किया कि नौकरानी जा सकती है। हालांकि नौकरानी दाओ हुआ को देखती रही। दाओ हुआ ने भौहें सिकुड़कर पूछा, क्या कुछ और है? नौकरानी ने कहा, निमंत्रण भेजने वाली नौकरानी आपसे मिलना चाहती थी, मिस। दाओ हुआ ने ली जिक्सुआन और अन्य लोगों की ओर देखा। ठीक है, मैं देखने जाऊंगा। ली जिक्सुआन ने सुझाव दिया, क्या हम आपके साथ चलें? दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। आप सभी को कुछ जलपान तैयार करना चाहिए, जब मैं लौटूंगा तो खाऊंगा। बाद में दाओ हुआ ने दूत से मिलने के लिए नौकरानी का पीछा किया। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। युआन याओ, यह तुम ही क्यों हो? परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दाओ हुआ एक पल के लिए चुप हो गया। माँ, बड़े भाई की सगाई की तैयारी कैसी चल रही है? खान परिवार एक अरल परिवार है। हम ऐसे उपहार नहीं भेज सकते जो बहुत जर्जर हो, ठीक है। मैडम ली बहुत चिंतित नहीं थी। हान एर लाओए और हान दा गोनगजी काफी समय से हमारे परिवार के साथ रहे हैं। वे हमारी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा यह हान परिवार था जिसने सबसे पहले दिलचस्पी दिखाई थी, न कि हम उत्सुकता से मैच की तलाश में थे। आप अपनी क्षमताओं के आधार पर जो कर सकते हैं वह करें। हमारा परिवार जानबूझकर अपना चेहरा नहीं खोएगा, लेकिन हम अपनी क्षमता से परे भी नहीं रहेंगे। यह देखकर कि मैडम ली काफी आश्वस्त थी, दाहुआ ने बात करना बंद कर दिया। पत्नी लेने और बेटी देने में यही अंतर है। पत्नी लेते समय इसका मतलब है कि दूसरे परिवार की बेटी सेवा करने के लिए परिवार में शामिल हो रही है। दूल्हे के परिवार को स्वाभाविक रूप से अधिक आश्वस्त होना चाहिए। बेटी का दान करते समय किसी की अपनी बेटी दूसरे परिवार की सेवा करने के लिए जा रही होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अच्छी तरह से रहे, दुल्हन के परिवार को अनिवार्य रूप से मिलनसार होना होगा। जब वे बातें कर रहे थे, वे घाट पर पहुंचे। सभी ने नाव पर चढ़ने के लिए गाड़ी छोड़ दी और लगभग दोपहर तक वे प्रांतीय राजधानी की गोदी पर पहुंच गए। लेंटन फेस्टिवल नजदीक आने के साथ गोदी अतिरिक्त गतिविधि से गुलजार हो गई। जहाज आए और गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद दाओ हुआ और अन्य लोगों को ले जाने वाली नाव गोदी में आ गई। बाहर बहुत सारे लोग हैं, आप सभी लड़कियों को अपना पर्दा ठीक से पहनना चाहिए। मैडम ली ने दाओ हुआ और युआन को याद दिलाया। फिर वेनशियू और अन्य लोगों की ओर मुड़ी, अपनी छोटी बहनों की रक्षा करें, उन्हें धक्का न दें। यान वेनकाई ने जोर से कहा, माँ, मेरे और तीसरे भाई के साथ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ली अपने सबसे छोटे बेटे को देखकर मुस्कुराई, फिर दाओ हुआ को, जिसने घूंघट डाला हुआ था, नाव से उतार दिया। किनारे पर कई गाड़ियां थीं, कुछ लोगों को लेने के लिए और कुछ लोगों को छोड़ने के लिए। हालांकि ली परिवार के बटलर ने उन्हें तुरंत ढूंढ लिया और उन्हें वहां ले गया जहां ली परिवार की गाड़ियां खड़ी थीं। आधे घंटे से अधिक समय के बाद वे ली निवास पहुंचे। चूंकि दोपहर के भोजन का समय था, शुभकामनाओं और शुभकामनाओं के आदान प्रदान के बाद सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए भोजन कक्ष में चले गए। भोजन के बाद बहनें ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन दाओ हुआ और यांग शियुजुन और कुछ अन्य लोगों को अपने आंगन में ले गईं। ली जिक्सुआन द्वारा व्यवस्थित उत्सव पूर्वक सजाए गए दुल्हन कक्ष को देखकर यान यहुआन और अन्य लोगों ने उत्सुकता से इधर उधर झांकते हुए इधर उधर देखा। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, क्या यह इतना सुंदर है? यान यहुआन ने हंसते हुए कहा, हमारे परिवार में अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं अतिरिक्त नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दाओ हुआ ने जवाब दिया, एक बार जब बड़ा भाई प्रस्ताव देने के लिए राजधानी आएगा और हान परिवार के साथ शादी की तारीख तय करेगा, तो हमारे परिवार में भी शादी होगी। यान येल ने इसमें शामिल होते हुए कहा, यह सही है, और यह एक के बाद एक होगा। बड़े भाई के बाद दूसरे भाई की बारी होगी, और फिर तीसरे की। भविष्य में हमारे परिवार की आनंदमय घटनाएं अंतहीन होंगी। ली जिक्सिन आगे बढ़े और यान येल की ओर खींचते हुए हंसे, बिल्कुल, एक बार भाइयों की बारी हो जाने के बाद आपकी बारी होगी। यान येल ने ली जिक्सिन को उसे छेड़ते हुए देखकर तुरंत विरोध किया और उसे मारने के इरादे से उसका पीछा किया। बाकी लोग देखते रहे और लगातार हंसते रहे। तभी एक नौकरानी वहां आई और दाओ हुआ और अन्य लोगों को डांटने लगी। ली जिक्सुआन ने पूछा, यह क्या है? नौकरानी ने उत्तर दिया, मिस मैडम ने मुझे मिस यान को निमंत्रण देने के लिए भेजा था। जैसे ही वह बोली, उसने दाओ हुआ को निमंत्रण सौंप दिया। मेरे लिए।
दाओ हुआ ने निमंत्रण लिया, जल्दी से उसे खोला और फिर जोर से हंसने लगा। यह युआन याओ है जो हमें कल एक सामाजिक समारोह के लिए अपने घर पर आमंत्रित कर रहा है। ली जिक्सिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम भी जा रहे हैं? दाओ हुआ ने सिर हिलाया, मम्मा, सब लोग एक साथ। ली जिक्सिन तुरंत उत्साहित हो गए, यह बहुत अच्छा है। अपने चाचा के घर के अलावा मैं किसी अन्य अधिकारी के आवास पर नहीं गया हूँ, खासकर दूसरे दर्जे के किसी अधिकारी के आवास पर नहीं। ली जिक्सुआन मुस्कुराए और इशारा किया कि नौकरानी जा सकती है। हालांकि नौकरानी दाओ हुआ को देखती रही। दाओ हुआ ने भौहें सिकुड़कर पूछा, क्या कुछ और है? नौकरानी ने कहा, निमंत्रण भेजने वाली नौकरानी आपसे मिलना चाहती थी, मिस। दाओ हुआ ने ली जिक्सुआन और अन्य लोगों की ओर देखा। ठीक है, मैं देखने जाऊंगा। ली जिक्सुआन ने सुझाव दिया, क्या हम आपके साथ चलें? दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। आप सभी को कुछ जलपान तैयार करना चाहिए, जब मैं लौटूंगा तो खाऊंगा। बाद में दाओ हुआ ने दूत से मिलने के लिए नौकरानी का पीछा किया। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। युआन याओ, यह तुम ही क्यों हो? आपने नौकरानी की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? दाओ हुआ आश्चर्य की दृष्टि से डोंग युवानयाओ की ओर बढ़ा। तुम चुपचाप बाहर नहीं निकल सकते थे, है ना? डोंग युवानयाओ ने उसे कहा, तुम अभी भी पूछ रही हो? देखो, क्या यह तुम्हें देखने के लिए नहीं है? दाओ हुआ, अगर तुम्हारी माँ को इसके बारे में पता चला तो वह तुम्हें फिर से सजा देगी। डोंग युयान्याओ हंसे, नहीं, वह नहीं करेगी। इन दिनों नहीं, वास्तव में पिछले 1 या 2 महीने से मेरी माँ इतनी व्यस्त है कि उसे मुझ पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। दाओ हुआ ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी माँ किस काम में व्यस्त है? डोंग युवानयाओ, जाहिर है, वह मेरे भाई की शादी में व्यस्त है। इसके बारे में सोचो, यहाँ तक तुम्हारा बड़ा भाई, जो मुझसे छोटा है, अब सगाई कर रहा है। मेरी माँ जल्दी में होगी, है ना? दाओ हुआ, क्या आप दुल्हन ढूंढने के लिए बीजिंग वापस नहीं जा रहे हैं? डोंग युवानयाओ, मेरी दादी ने कहा था कि पत्नी लेने का मतलब है कि किसी और की बेटी हमारे परिवार में शामिल हो रही है, इसके लिए बीजिंग से कोई होना जरूरी नहीं है। यदि कोई उपयुक्त मैच है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। एक बार जब मेरी माँ ने इसका उल्लेख किया था, तो इस नए साल के बाद से हमारे घर में एक भी दिन शांति का नहीं रहा है। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक भाभी मिलने वाली है, क्या तुम खुश नहीं हो? डोंग युयान्याओ ने आह भरते हुए कहा, इसमें खुश होने की क्या बात है? मेरा भाई दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें उत्साहित होने की कोई बात है। दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ के सिर पर थपथपाया, तुम हमेशा बिना बात के ईर्ष्यालु हो रहे हो। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि भाभी होने का मतलब है कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक और व्यक्ति है? डोंग युयान्याओ ने अपनी आंखें घुमाई, क्या आपको लगता है कि मैं जिंगवान हूं? मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी भाभी भाभी मुझसे या किसी भी चीज से प्यार करेगी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वह मेरे भाई के लिए अच्छी हो, मेरे माता पिता का सम्मान करने वाली हो, और घर तोड़ने वाली न हो, मेरे लिए यही काफी है। दाओ हुआ ने डोंग युयान्याओ के माध्यम से अपना हाथ घुमाया, आपको अपनी दादी और माँ के फैसले पर भरोसा करना होगा। यदि आप वास्तव में चिंतित हैं, तो बस किसी को गुप्त रूप से उम्मीदवार की जांच करने दें। मैंने यही किया। डोंग युवानयाओ ने सिर हिलाया, तो यही एकमात्र तरीका है। दाओ हुआ मुस्कुराया, चलो, इन दुखी चीजों के बारे में सोचना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें अपने 2 चचेरे भाइयों से मिलवाता हूँ। डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया, इस तरह से कपड़े पहने तो बेहतर होगा कि मैं ऐसा न पहनूं। फिर उसने दाओ हुआ का हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ खरीदारी करने चलो। मैं इतने लंबे समय से घर में बंद हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। यह दाओ हुआ झिझका। डोंग युवानयाओ ने दाओ हुआ का हाथ हिलाया, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दाओ हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर 1 मिनट रुको, मैं जाऊंगा और अपनी माँ को बताऊंगा। डोंग युवानयाओ मुस्कुराया, ठीक है। इस बीच इंपीरियल पैलेस में जियो येयांग द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र को पढ़ने के बाद सम्राट कई बार जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका और 3 बार अच्छा शब्द दोहराया। यांग यांग अधिक से अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। उसने वास्तव में पुराने 8वें द्वारा संदेश भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को क्रैक कर लिया। हालांकि पत्र में बार बार उल्लेख किया गया था कि यह उसके चाचा का छोटा प्रशिक्षु था जिसने इसे क्रैक किया था, सम्राट का दिल अभी भी अपने भतीजे की ओर झुका हुआ था। हालांकि इसके साथ आए डिकोडेड संदेश को पढ़ने पर सम्राट की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, बैक्सियन रेस्तरां पास खड़े हिजड़ेआन के चेहरे पर थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट और सहज अभिव्यक्ति थी, लेकिन सम्राट की अभिव्यक्ति में अचानक परिवर्तन देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
सम्राट ने यूनो चैन की ओर रुख किया। मुझे याद है कि बैक्सियन रेस्तरां का स्वामित्व एन परिवार के पास है ना? यूनो चैन ने तुरंत सिर हिलाया। आपको ठीक से याद है, महामहिम। हालांकि बैक्सियन रेस्तरां एन फैमिली के तहत पंजीकृत है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई रईसों का इसमें हिस्सा है। सम्राट ने उपहास किया। बैक्सियन। यह जानकर कि सम्राट 8वें राजकुमार के प्रति गहरी द्वेष रखता है, यह जानकर यूनो चैन का दिल धड़कने लगा, जिससे वह नंबर 8 के साथ किसी भी संबंध के उल्लेख पर बहुत घबरा गया। सम्राट थोड़ी देर के लिए चुप रहा। जाओ और जियू जियांगचेन को बुलाओ। हिजड़ा एन तुरंत झुका और बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह लौटा और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अंदर ले गया। महामहिम, कमांडर शियू आ गए हैं। वह व्यक्ति जिनलिंग गार्ड का कमांडर शियू जियांगचेन था। सम्राट ने उस आदमी की ओर देखा। पुरानी 8वीं से वर्षों से पकड़े गए सभी पत्र अभी भी रखे हुए हैं, है ना? शियू जियांगचेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हाँ महामहिम, वे सभी संरक्षित हैं। सम्राट, अच्छा, उन्हें तुरंत मेरे पास लाओ। शियू जियांगचेन चौंका और पूछने से खुद को नहीं रोक सका, वे सभी? सम्राट ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। शियू जियांगचेन की खोपड़ी उस नजर के नीचे कड़ी हो गई और वह तुरंत हथेली में मुट्ठी लेकर झुक गया और बोला, आपका नौकर उन्हें तुरंत ले आएगा। सम्राट ने कहा, अब से पुराने 8 के किसी भी अवरोधित पत्र को मेरे पास लाया जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांगचेन ने तुरंत सिर हिलाया। आपका नौकर आदेश का पालन करता है। इतना कहने के बाद उसने देखा कि सम्राट अब उसकी ओर नहीं देख रहा है, इसलिए वह पीछे की ओर चलते हुए झुक गया। पूरे रास्ते में जियू जियांगचेन इस बात पर विचार कर रहा था कि सम्राट अचानक राजकुमार 8 की ओर से संचार क्यों चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ने प्रिंस 8 के संदेश भेजने के तरीके को समझ लिया हो? उस प्रश्न के साथ जियू जियांगचेन जिनलिंग गार्ड कार्यालय में लौट आया। उसने राजकुमार 8 से सभी संचार पत्र ले लिए और जल्दी से सम्राट के पास वापस चला गया। इस बार मुख्य हॉल में प्रवेश करने पर शियू जियांगचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सम्राट के मूड में काफी सुधार हुआ है, और उसने तुरंत सम्राट के हाथ में 2 पारदर्शी कांच की बोतलों पर नजर डाली। महामहिम, ये सभी वर्षों से रोके गए पत्र हैं। हिजड़े एन ने बक्सा लिया और उसे शाही मेज पर रख दिया। सम्राट ने हीरे की कलम और औषधि नीचे रख दी। तुरंत उन्हें डिकोड करने की कोशिश किए बिना बॉक्स में अक्षरों पर नजर डाली, लेकिन जियू जियांगचेन की ओर देखा। आज से मुझे बैक्सियन रेस्तरां में प्रवेश करने और छोड़ने वाले सभी लोगों की एक सूची चाहिए। याद रखें, किसी को भी चिंतित न करें। जियू जियांगचेन की आंखें चमक उठी। आपका नौकर आदेश स्वीकार करता है। एक पल के विचार के बाद सम्राट ने कहा, जब आप बाद में जिनलिंग गार्ड के पास लौटेंगे तो अन्वेषक का आदेश 1 युआन को दें। इन शब्दों पर जियू जियांगचेन ने आश्चर्यचकित होकर यूनो चैन की ओर देखा और कहने में असमर्थ रहे, महामहिम, जांचकर्ताओं के लिए जिनलिंग गार्ड के पद पहले ही भरे हुए हैं। सम्राट ने हाथ उठाकर बीच में कहा, मुझे पता है, यह मेरी ओर से एक विशेष नियुक्ति है। शियू जियांगचेन ने आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। चौथी रैंक से ऊपर के जिनलिंग गार्ड के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था। निस्संदेह सम्राट की ओर से विशेष नियुक्ति का मतलब था कि किसी ने महत्वपूर्ण सेवा की है। यूनो चैन मुस्कुराते हुए जियू जियांगचेन के पास पहुंचा। कमांडर जियू, क्या हम चले? जल्द ही दोनों हॉल से चले गए। एक बार जब वे महल के द्वार से दूर थे, शियू जियांगचेन ने धीमी आवाज में तुरंत पूछा, यूनो चैन, क्या मैं जान सकता हूं कि नवनियुक्त जांचकर्ता कौन है ताकि मैं तैयार रह सकूं? हिजड़ा एन मुस्कुराया। इतनी जल्दी क्यों है, कमांडर? चूंकि उसे जिनलिंग गार्ड्स का हिस्सा बनना है, वह निश्चित रूप से जल्द ही आपको रिपोर्ट करेगा, और तब आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि यह कौन है। यह देखकर कि मुस्कुराता हुआ हिजड़ान कुछ भी नहीं दे रहा था, जियू जियांगचेन के पास आगे की पूछताछ को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिनलिंग गार्ड कार्यालय में लौटकर जियू जियांगचेन ने यूनो चैन को एक कमांडर का टोकन सौंपा, जिसने इसे ले लिया और फिर चला गया। एक बार जब वह चला गया तो उप कमांडर और जांचकर्ता आसपास इकट्ठा हो गए। सर, हिजड़ा एन यहाँ किस लिए आया था? जियू जियांगचेन ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, सम्राट ने विशेष रूप से एक नया अन्वेषक नियुक्त किया है। यह सुनकर दोनों डिप्टी कमांडरों और जांचकर्ताओं ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सर, आखिर हो क्या रहा है? जियू जियांगचेन ने कहा, यह और क्या हो सकता है? किसी ने एक सराहनीय कार्य किया है। इतना कहने के बाद वह और अधिक विस्तार से नहीं बताना चाहते थे। बस अब यहाँ भीड़ मत लगाओ, जाओ और अपने कर्तव्यों को लगन से करो। हमने काफी मामले ढेर कर दिए हैं, अगर हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं तो बाहर धकेल दिए जाने से सावधान रहें।
जियू जियांगचेन को जाते हुए देखकर उप कमांडरों और जांचकर्ताओं ने तुरंत एक दूसरे से नजरें मिलाई। उधर किन्नर निशानी लेकर मुख्य हॉल में लौट आया। सम्राट ने टोकन पलटा और आह भरी, इस बार ब्रदर नाइन द्वारा मां परिवार को वैध बनाने के साथ यांग्यान के साथ अन्याय हुआ है। खिजड़े एन ने जवाब देने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। सम्राट ने यूनुचैन को एक टोकन दिया, उसकी स्थिति को एक रैंक तक बढ़ाओ। उम्मीद है इससे उसे थोड़ा खुशी होगी। खिजड़े एन ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट के स्नेह से छोटा राजकुमार निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। सम्राट ने कुछ न कहते हुए सिर हिला दिया। क्या आपने नहीं सुना कि डोंगली ने क्या कहा? यांग यांग आजकल दूसरों को उसे लिटिल प्रिंस कहने की अनुमति नहीं देता है, जिससे पता चलता है कि वह मां परिवार को वैध बनाने से कितना चिंतित है। मेज पर औषधि और हीरे की कलम को देखकर अपनी मां, अपने चाचा और उस चतुर और बुद्धिमान छोटी लड़की के बारे में सोचकर सम्राट को थोड़ी राहत महसूस हुई। सौभाग्य से यांग यांग की कंपनी झोंकझू में है। इसके तुरंत बाद सम्राट ने कलम और औषधि को आजमाया। जब देखा कि कागज पर लिखावट धीरे धीरे गायब हो गई, तो उसने आह भरते हुए और हंसते हुए कहा, यान झिगाओ की वास्तव में एक सक्षम बेटी है। जाओ, इस औषधि को दोहराने के लिए किसी को ढूंढो। सम्राट ने जिनलिंग गार्ड के कमांड जू जियांगचेन को एक ही दिन में 2 बार बुलाया, जिससे तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसी रात काले लबादे और लबादे में लिपटा एक व्यक्ति ड्यूक चेंगेन के निवास के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। आकृति को सिर से पैर तक कसकर लपेटा गया था, केवल एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, कोई अन्य भाग उजागर नहीं हुआ था। यह विनम्र अधिकारी ड्यूक चेंग एन और रियासत के उत्तराधिकारी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। ड्यूक चेंग एन के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने पर लबादे वाले व्यक्ति ने अपना लबादा हटा दिया। जियांग प्रिंसली वारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, जांचकर्ता फैन, कृपया बैठिए। जिनलिंग गार्ड के अन्वेषक फैन बेन, जो तीसरी रैंक के कमांडर के समकक्ष पद पर थे, शांत भाव से बैठे रहे। नौकर द्वारा चाय परोसने के बाद अधिक समय नहीं लगा जब कमरा केवल उन तीनों के पास रह गया। ड्यूक चेंग एन ने अपनी चाय का कप उठाया। यह लोंगजिंग चाय है जिसे महारानी डोवेगर ने नए साल के दौरान उपहार में दिया था। अन्वेषक फैन, आपको इसका स्वाद कैसा लगा? फैन बेन ने कप उठाया और एक घूंट लिया। उत्कृष्ट चाय, ऐसी बढ़िया चाय का आनंद केवल ड्यूक चेंग एन के निवास पर ही लिया जा सकता है। जियांग प्रिंसली वारिस ने अपना सिर हिलाया और हंसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्राट के भरोसेमंद जिनलिंग गार्ड के रूप में आपको अच्छी चाय की कमी कैसे हो सकती है? फैन बेन ने कड़वी मुस्कान दिखाई। सम्राट के पुरस्कार आसानी से नहीं मिलते। जिनलिंग गार्ड ने कई ऐसे मामले जमा किए हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं पाए हैं। यह साल हमारे लिए आसान नहीं रहा है। पुरस्कारों को भूल जाइए, हम सिर्फ सजा से बचने के लिए आभारी हैं। ड्यूक चेंग एन और जियांग प्रिंसली वारिस ने एक दूसरे पर नजरें डाली, और प्रिंसली वारिस ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कमांडर जू को आज सम्राट ने मामले में 2 बार बुलाया था? फैन बेन चुप था, उसकी निगाहें संघर्ष कर रही थी। जिनलिंग गार्ड का हिस्सा होने के नाते वह सम्राट का आदमी था, और सैद्धांतिक रूप से उसे ड्यूक चेंग एन के परिवार के साथ निजी संपर्क नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ साल पहले जब वह जिगुंग बार मामले से निपट रहा था, तो वह लालच के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और मामले में शामिल एक अधिकारी से गुप्त रूप से चांदी स्वीकार कर ली। किसी तरह जियांग रियासत के वारिस को इस बारे में पता चला, और तब से वह इसे फैन बेन के सिर पर रखे हुए था। इन वर्षों में जियांग परिवार ने खुले तौर पर उससे कुछ भी नहीं कराया होगा, लेकिन जब भी जिनलिंग गार्ड के भीतर गतिविधि का संकेत मिलता था, तो उसे जियांग परिवार में बुलाया जाता था। यह भावना बहुत अप्रिय थी, लेकिन जियांग परिवार की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता था। यदि उस समय जो हुआ उसका खुलासा हो जाता, तो इसका मतलब न केवल उसके लिए मौत की सजा होती, बल्कि इसका मतलब उसके परिवार को भी फंसाना हो सकता था। ड्यूक चेंग एन और उनके बेटे ने उन्हें परेशान नहीं किया, शांति से चाय पीते रहे। एक बार जब कोई जियांग परिवार के जहाज पर चढ़ गया, तो दोबारा उतरना इतना आसान नहीं था। थोड़ी देर के बाद फैन बेन ने अंततः धीरे से बोलना शुरू किया, कमांडर को सम्राट ने 2 बार बुलाया था। पहली बार वह एक केस बॉक्स ले गया, और उसमें कौन सा केस था, यह केवल कमांडर ही जानता है। दूसरी बार यूनुचैन जिनलिंग गार्ड के साथ आया, और कमांडर ने उसे अन्वेषक की विशेष नियुक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक टोकन दिया। यह सुनकर जियांग प्रिंसली वारिस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे याद है कि जिनलिंग गार्ड के भीतर कमांड जांचकर्ताओं के रैंक पहले से ही भरे हुए हैं, है ना? फैन बेन ने सिर हिलाया। हाँ, वे भरे हुए हैं, लेकिन सम्राट ने विशेष रूप से एक और कमांड अन्वेषक नियुक्त किया है। ड्यूक चेंगेन, जो चुपचाप चाय पी रहे थे, ने ऊपर देखा। कौन?
केवल चौथी श्रेणी का आधिकारिक पद होने के बावजूद जिनलिंग गार्ड का कमांड अन्वेषक खुफिया जानकारी एकत्र करने, टोही, गिरफ्तारी और पूछताछ सहित कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार था और किसी को भी पकड़ सकता था। किसी ने भी इस भूमिका को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। फैन बेन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जियांग प्रिंसली वारिस, तुम्हें कैसे नहीं पता? फैन बेन ने जियांग प्रिंसली वारिस की ओर देखा, यह विनम्र अधिकारी वास्तव में नहीं जानता है। कमांडर के आचरण से देखते हुए वह शायद नहीं जानता है। ड्यूक चेंगेन ने रियासत के उत्तराधिकारी को बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और उसकी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से नियुक्त कमांड इन्वेस्टिगेटर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीजिंग में रहता है। फैन बेन ने सिर हिलाया, मुझे विश्वास है कि मामला भी ऐसा ही है। ड्यूक चेंग एन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक तेज रोशनी भीतर टिमटिमा रही थी। सम्राट से एक विशेष नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य महत्वपूर्ण रहे होंगे, लेकिन मैंने पिछले साल किसी भी बड़े मामले के बारे में नहीं सुना है ना? फैन बेन ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी चाय की चुस्की ले ली। बैक्सियन रेस्तरां में भी यही मामला चल रहा था। ड्यूक निवास के एक राजसी उत्तराधिकारी ने वहां अपने दोस्तों का मनोरंजन किया और भोज के बाद शाही समाधि पर एक गुप्त पत्र भेजा गया। पत्र में लगभग लिखा था, सम्राट ने विशेष रूप से एक कमांड अन्वेषक नियुक्त किया, नियुक्ति का कारण और पहचान अज्ञात है। जबकि बीजिंग में अंतर्धाराएं बढ़ गई थी, झोंगझू प्रांतीय राजधानी में दाहुआ मैडम ली की सहमति से डोंग युवानयाओं के साथ, जो एक नौकरानी के भेष में थी, सड़कों पर घूमने के लिए निकल गई। डोंग युवानयाओं से मेल खाने के लिए और सड़क पर घूमने की सुविधा के लिए दाहुआ ने भी खुद को एक नौकरानी के रूप में प्रच्छन्न किया। कुलीन परिवारों की महिलाओं और युवतियों को बाहर जाते समय ढकी हुई टोपी पहननी चाहिए, लेकिन नौकरानियों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दोनों के हाथ में कैंडिड नागफनी की एक छड़ी थी और वे चलते चलते खा रहे थे। बात क्यों नहीं करती हो? दाहुआ, यह देखकर कि डोंग युवानयाओ अब पहले की तरह जीवंत और चंचल नहीं रहा, हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। डोंग युवानयाओ ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं पिछली बार आपके घर से लौटा हूं, मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं दिख रही है। दाहुआ को चिंता का झटका महसूस हुआ और उसे एक तरफ खींचते हुए फुसफुसाया, तुम हमारे अपहरण के कारण डरी हुई नहीं हो, है ना? डोंग युवानयाओ ने ध्यान से सोचा और अपना सिर हिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगता। दाहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हो सकता है कि वह घटना आपके दिल में एक छाया छोड़ गई हो और आपको इसका एहसास भी न हो। नहीं, वापस आने पर आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। दाहुआ का गंभीर चेहरा देखकर डोंग युवानयाओ को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं डरा हुआ हूं, यह बस है। दाहुआ, बस क्या? डोंग युवानयाओ थोड़ा झिझक रही थी और दाहुआ की ओर देखने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर हंसना नहीं चाहिए। दाहुआ ने उस पर निराशा भरी नजर डाली, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को मेरे सामने कुछ ही बार शर्मिंदा किया है? डोंग युवानयाओ एक पल के लिए चुप हो गया, जब से मैं निंगमैन प्रांत से वापस आया हूं, मुझे सन चांस की छवि याद आती रहती है जो मेरे लिए चाकू को रोकने के लिए दौड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे नहीं भूल सकता। इतना कहने के बाद उसने दाहुआ की प्रतिक्रिया देखते हुए उसकी ओर अपनी निगाहें जमा दी। दाहुआ एक पल के लिए चौंका, फिर डोंग युवानयाओ की हैरान आंखों को देखकर उसके दिल में कुछ हलचल हुई। क्या इस लड़की में वसंत की हलचल हो रही होगी? लेकिन सन चांगजे, वह प्रभावशाली नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि सन चांस और डोंग परिवार के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। विवाह के प्राचीन मानकों के अनुसार उनके एक साथ रहने की कोई संभावना ही नहीं थी। काफी देर के बाद दाहुआ ने आखिरकार कहा, यह अपेक्षित है। हम डोंग युवानयाओ ने तुरंत दाहुआ को पकड़ लिया, कुछ उत्सुकता से पूछा, क्या आपको लगता है कि मेरी प्रतिक्रिया सामान्य है? दाहुआ ने सही शब्दों के बारे में सोचते हुए अपनी पलकें झपकाईं, उसका दिमाग दौड़ने लगा, फिर गंभीरता से कहा, यह सामान्य है। इसके बारे में सोचो, उस आदमी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और यह बात तुम्हारे दिल में अंकित हो गई है, जो दर्शाता है कि तुम आभारी हो और तुम उस दयालुता का बदला चुकाना चाहते हो। यह सुनकर डोंग युवानयाओ ने राहत की लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पहले सोचा था कि मैं उसने वहां अचानक बात करना बंद कर दिया। डोंग युवानयाओ के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली देखकर दाहुआ ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की, तुमने सोचा कि यह क्या था? डोंग युवानयाओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैं बस इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था।
यह कहते हुए उसने खुद से हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरी तरह रिश्तों को महत्व देता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन रक्षक को याद रखेगा। डोंग युयान्याओ को और अधिक खुश होते देख दाओहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ, आप रिश्तों के प्रति सबसे अधिक जागरूक हैं। डोंग युवानयाओ हंसे और सिर हिलाया। कैंडिड नागफनी की छड़ी जिसका स्वाद पहले फीका था अब स्वादिष्ट लग रही थी। ये मुझे खुशी है कि आप प्रांतीय राजधानी में आए। आप नहीं जानते कि यह मामला मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए कोई भी नहीं था। दाहुआ, आप इसके बारे में सिस्टर सू से बात कर सकते हैं, है ना? डोंग युयान्याओ ने मीठी नागफनी में कहा, सिस्टर सू अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भी उसके साथ इन चीजों पर चर्चा करने में अजीब लगता है। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, यदि आपको भविष्य में भी कुछ इसी तरह का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे एक पत्र लिख सकते हैं। इसे अंदर ही बंद करके न रखें और खुद को पीड़ा न दें। मैं मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपका श्रोता बन सकता हूँ। डोंग युवानयाओ ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है। अपने दिल पर बोझ डालने वाले रहस्य का खुलासा करने के बाद डोंग युवानयाओ ने अपना जीवंत स्वभाव वापस पा लिया और दाओहुआ के साथ सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। ये बस चारों ओर ब्राउज करें और यदि आपको अपनी पसंद की कोई चीज दिखाई देती है तो मैं इसे आपके लिए खरीदूंगी, उसने कहा। डोंग युयान्याओ को ऐसा व्यवहार करते देख जैसे कि पैसा कोई वस्तु नहीं है, दाहुआ भी पीछे नहीं हटा और उसे एक महंगे दिखने वाले आभूषण की दुकान में खींच लिया। यह लाल मूंगा कंगन काफी अच्छा है, सुंदर और शुभ दोनों। बहन जिक्सुआन के लिए पहनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जब वह भाई जो से शादी करेगी। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ द्वारा चुनी गई वस्तु को देखा और दर्द से मुंह बना लिया। इतना महंगा! अगर उसने वह कंगन खरीदा तो उसे अपने नए साल के पैसे का एक अच्छा हिस्सा खर्च करना होगा। डोंग युयान्याओ ने शुष्कता से कहा, मुझे लगता है कि यह बस इतना ही है। यदि आप कुछ और भी देखें तो कैसा रहेगा? उसे इस तरह देखकर दाओहुआ थोड़ा हंसने से खुद को नहीं रोक सकी और बहुत संतुष्ट होने का नाटक करते हुए निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे यह चाहिए। डोंग युवानयाओ अभी भी अपने बटुए को थोड़ी देर और बचाना चाहती थी। मुझे सच में लगता है कि आपको दूसरों को देखना चाहिए, वे भी काफी अच्छे हैं। वो लाल मनके वाला फूल आप पर अच्छा लगेगा। दाओहुआ ने उस पर नजर डाली। मैं एक बड़ा लाल मनके वाला फूल नहीं पहनना चाहता। यह एक मैचमेकर की तरह दिखता है। डोंग युवानयाओ, यह सच नहीं है। जब दोनों झगड़ रहे थे, एक घमंडी ब्रोकेड पहने युवा मास्टर दुकान में घुस आया। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर दाओहुआ के सामने लाल मूंगा कंगन पर टिकी और वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। डोंग युवानयाओ, जो दाओहुआ के मन को बदलने की कोशिश कर रहा था, ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्षमा करें युवा मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? हम पहले उस लाल मूंगा कंगन को देख रहे थे। ब्रोकेट पहने युवा मास्टर ने डोंग युवानयाओ और दाओहुआ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ओह, यह किस परिवार की छोटी नौकरानी है? कितनी सुंदर चीज है! इस तरह घूरे जाने पर डोंग युवानयाओ को तुरंत गुस्सा आ गया। यह पागल कुत्ता कहां से आया? दुकानदार, क्या आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे? क्या आपको डर नहीं है कि वह आपकी दुकान को गंदा कर देगा? दुकानदार नहीं हिला। दुकान में सामान के लिए प्रतिस्पर्धा की घटनाएं आम थीं। वे उच्च स्तर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करते थे, जिनमें से अधिकांश को कुछ समर्थन प्राप्त था, और कर्मचारी किसी को ठेस न पहुंचाने के इच्छुक थे, इसलिए वे ऐसे मामलों में शामिल नहीं होंगे। वैसे भी अधिकांश समय लोग सिर्फ बहस करते थे और सामान का स्वामित्व उनकी अपनी क्षमताओं से निर्धारित होता था। डोंग युयान्याओ की बातें सुनने के बाद युवा मास्टर गुस्सा होने के बजाय हंसे। तसक तसक तसक, इतना उग्र स्वभाव, मुझे यह पसंद है। फिर उसने बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे को छूने की कोशिश करने लगा। जब दाओहुआ ने यह देखा तो उसने तुरंत डोंग युवानयाओ को पीछे खींच लिया और रेड कोरल ब्रेसलेट वाले बॉक्स को पकड़कर युवा मास्टर के हाथ पर दे मारा। आह! बल इतना जबरदस्त था कि युवा मास्टर दर्द से चिल्लाया और दोहरा हो गया। अपना हाथ पकड़ते हुए अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। दाओहुआ ने उस पल का फायदा उठाया जब हर कोई अभी भी सदमे में था। उसने डोंग युवानयाओ को पकड़ लिया और दुकान से बाहर भाग गया। वे दुकान से निकले ही थे कि उन्होंने अपने पीछे युवा मालिक की उग्र दहाड़ सुनी। मेरे लिए उन दो दुष्टों को पकड़ो। वांग मैनमैन, बी शी, होंग यू और होंग फैंग दुकान के बाहर कैंडीड हॉस खा रहे थे और उन्होंने दोनों को जल्दी से बाहर भागते देखा। इससे पहले कि वे पूछ सके कि क्या हुआ था, उन्हें तेजी से भागो की चीख सुनाई दी। चारों को पहले से ही ऐसी स्थितियों का कुछ अनुभव था और उन्होंने बिना सोचे समझे सहजता से इसका पालन किया।
तो मुख्य सड़क पर पीछा करने का दृश्य सामने आया। युवा मास्टर की कामुक निगाहों के बारे में सोचते हुए डोंग युवानयाओ जितना अधिक इसके बारे में सोचती थी, उसे उतनी ही अधिक घृणा महसूस होती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उनका अभी भी पीछा किया जा रहा है। उसने दाओ हुआ से कहा, ये इतनी तेजी से मत भागो, चलो उन्हें एक सुनसान गली में ले चलो। दाओ हुआ, आप क्या करने जा रहे हैं? डोंग युयान्याओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उस कमीने को सबक सिखाना होगा। यह बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने 2 महीनों में अच्छी कसरत नहीं की है। दाओ हुआ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या होगा अगर उनमें विशेषज्ञ हो? डोंग युवानयाओ ने कहा, क्या वे आपको विशेषज्ञ लगते हैं? दाओ हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर आंग यंग की उपस्थिति पर विचार करते हुए सहमति में सिर हिलाया, ठीक है। उनके पीछे वांग मैनमैन सहित चारों चिंतित हो गए क्योंकि दोनों एकांत में चले गए। जल्द ही दाओ हुआ एक सुनसान गली में भाग गया। मिस, जल्दी भागो, वे पकड़ रहे हैं। दोनों को रुकते देख वांग मैनमैन और होंग यू ने उत्सुकता से उनसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। सख्त चेहरे के साथ डोंग युवानयाओ ने एक गज लंबी लकड़ी की छड़ी उठाई, जो उसने एक छोटे विक्रेता से ली थी। क्यों भागो? मैं एक कुत्ते को फंसाने वाली हूँ। दाओ हुआ ने भी अपना चाबुक निकाला और डोंग युवानयाओ के हाथ में लकड़ी की छड़ी को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह छड़ी वास्तव में भिखारी संप्रदाय के कुत्ते को पीटने वाली छड़ी की तरह दिखती है। कुत्ते की पिटाई की छड़ी। डोंग युवानयाओ ने छड़ी उठाई, नाम बिल्कुल फिट बैठता है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने भाई से एक छड़ी बनवाऊंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वांग मैनमैन सहित वे 4 लोग जो चिंतित दिख रहे थे, उन्होंने तब बात करना बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि यह जोड़ा अभी भी चुटकुले सुनाने के मूड में है। उसी समय ब्रोकेड पहने युवा मास्टर अपने नौकरों के साथ उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे। दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ की ओर देखते हुए ब्रोकेड पहने युवा मास्टर ने हौंकते हुए उनकी ओर इशारा किया और कहा, मुझे तुम दोनों बेशर्मों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे तुम नहीं भूलोगे। तुम बेहद बेशर्म हो। अपनी छड़ी को तलवार के रूप में उपयोग करते हुए डोंग युयान्याओ ने उसे उठाया और आगे बढ़ गई। दाओ हुआ ने वांग मैनमैन सहित चारों से कहा, जाओ गली के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करो। फिर हाथ में चाबुक लेकर वह भी मैदान में कूद पड़ी। कुछ ही देर में गली में पीड़ा भरी चीखें गूंजने लगी। छत पर छिपे यान यंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और ब्रोकेड पहने युवा मास्टर और उसके लोगों को तब तक पीटते देखा जब तक कि वे सभी दिशाओं में भाग नहीं गए, और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ और अधिक उत्तेजित होते गए। उसने सोचा था कि नए मालिक की सेवा करने से उसे शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस युवा महिला के साथ जाना छोटे राजकुमार के पीछे चलने से भी अधिक रोमांचकारी साबित हुआ। क्षमा करें, मुझे जाने दीजिए। जब यान यंग ने सड़क से शोर सुना तो उसने अपना सिर घुमाया और गश्त कर रहे अधिकारियों को तेजी से उनकी ओर आते देखा। उसने गहरी आह भरी। प्रांतीय राजधानी में अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था और युवती ने पहले ही गश्त कर रहे अधिकारियों को उत्तेजित कर दिया था। आह, कितना दुख। मिस, गश्ती अधिकारी आ रहे हैं, चलो यहां से जल्दी चले। जैसे ही डोंग युवानयाओ ने ब्रोकेड पहने युवा मास्टर के खिलाफ अपनी छड़ी का जोरदार इस्तेमाल किया और दाओ हुआ ने समय पर हमलों के साथ उसका समर्थन किया, जिसने भी खड़े होने की कोशिश की उसे दाओ हुआ के चाबुक का सामना करना पड़ा। वांग मैनमैन की चेतावनी सुनकर डोंग युवानयाओ ने लड़ाई जारी रखना चाहा, लेकिन दाओ हुआ ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। जैसे ही वे गली से बाहर भागे, गश्त कर रहे अधिकारी आ गए। रुको, भागो मत। गश्त कर रहे अधिकारियों के नेता ने ब्रोकेड पहने युवा मास्टर को पहचान लिया और उसे पीटा और लहूलुहान देखकर चौंक गए। उसने तुरंत अपने लोगों को हमलावरों का पीछा करने के लिए बुलाया। अरे, गश्त करने वाले अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं। अधिकारियों को अपनी पूंछ पर खड़ा देखकर दाओ हुआ थोड़ा चिंतित हो गया। अगर वे पकड़े गए तो वह 1 साल के लिए घर छोड़ने के बारे में भूल सकती है। डोंग युवानयाओ ने अब अपना संयम बरकरार नहीं रखा, यह जानते हुए कि मुसीबत उसके परिवार तक पहुंच जाएगी, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चलो इस तरह चलते हैं। कुछ ही देर में वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचे। दाओ हुआ ने, यह देखकर कि वे बहुत अधिक थे, तुरंत वांग मैनमैन और अन्य लोगों से कहा, चलो अलग हो जाएं और भाग जाएं। हम बाद में सिहाई रेस्तरां में मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। वांग मैनमैन और होंग यू दोनों असहमत थे। दौड़ते समय दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ को अपने साथ खींचते हुए जोर देकर कहा, हम सब एक साथ बहुत ध्यान देने योग्य हैं। चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। यह सुनने के बाद वांग मैनमैन और होंग यू झिझके।
लेकिन जैसे ही गश्त करने वाले अधिकारी फिर से अंदर आए, दोनों ने दाव हुआ और डोंग युवानयाओ का पीछा न करते हुए अपने दांत पीस लिए और दूसरी गली में भाग गए। गश्त कर रहे अधिकारी भी उनका पीछा करने के लिए दो समूहों में बंट गए। प्रांतीय राजधानी से अपरिचित दाओहुआ ने जहां भी डोंग युवानयाओ ने इशारा किया उसका पीछा किया। हालांकि जल्द ही उन्हें रुकना पड़ा। सामने के अंतिम छोर को घूरते हुए दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को ठंडी नजर से देखा। अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए डोंग युवानयाओ ने कमजोर होकर कहा, मुझे यकीन था कि यहाँ एक निकास है। दाओहुआ ने पूरी तरह अवाक होकर चारों ओर देखा और दीवारों के शांत हिस्से की ओर इशारा किया, कोई विकल्प नहीं, हमें ऊपर चढ़ना होगा। क्या होगा अगर अंदर लोग हैं? डोंग युवानयाओ ने पूछा। दाओहुआ ने दीवार के सामने खड़े होकर सुना और बड़बड़ाया, यह इतना शांत है कि शायद वहां कोई नहीं है। हम बस कूदेंगे और थोड़ी देर के लिए छिपेंगे जब तक कि हम गश्त करने वाले अधिकारियों को खो न दें। आगे की हलचल के बिना डोंग युवानयाओ दाओहुआ को दीवार पर चढ़ाने में मदद करने के लिए नीचे झुक गई। फिर दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को भी ऊपर खींचने के लिए अपने चाबुक का इस्तेमाल किया। वे अभी नीचे कूदे ही थे कि गश्त कर रहे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने अभी दीवार फांदी ही थी कि उन्होंने आंगन में एक दुबले पतले आदमी को देखा, जो केवल सफेद अंडरशिट पहने हुए घुटनों के बल बैठा था। उस आदमी को अपनी ओर सिर घुमाते देख दोनों ने एक साथ चुप रहने का इशारा किया। तभी दीवार के दूसरी ओर से गश्त कर रहे सैनिकों की आवाज गूंज उठी। मैंने स्पष्ट रूप से उन दो नौकरानियों को यहां आते देखा है, तो यहां कोई क्यों नहीं है? क्या वे दूसरी गली में भाग सकते थे? असंभव, मैंने इसे गलत नहीं समझा होगा। तो फिर क्या वे आंगन में चढ़ सकते थे? यह सुनकर दाओहुआ और डोंग युवानयाओ के भाव बदल गए। जमीन पर उस आदमी पर नजर डालने के बाद जिसने अपना सिर दूसरी ओर कर लिया था और उनसे निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को खींच लिया और उसे छिपने के लिए साइड रूम में खींच लिया। जल्द ही एक गश्त करता हुआ सिपाही दीवार पर दिखाई दिया। गश्त कर रहा सिपाही आंगन में घुटनों के बल बैठे एक व्यक्ति को देखकर रुक गया और फिर जोर से पूछा, भाई, क्या तुमने दो नौकरानियों को यहां से गुजरते देखा है? बगल के कमरे में दाओहुआ और डोंग युवानयाओ के दिल गले में थे, उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे, उन्हें डर था कि वह उन्हें धोखा देगा। उस आदमी ने दीवार पर खड़े सिपाही की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और फिर पीछे मुड़ गया। गश्त कर रहा सिपाही कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आंगन में दाखिल हुआ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को शुआशी मंडली के नेता के रूप में पहचानते हुए गश्त कर रहे सैनिक ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से दीवार से नीचे उतर गया। सेना के नेता जिया को दीवार की ओर देखते हुए देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और घुटनों के बल बैठे व्यक्ति के पास पहुंचा। क्या हुआ? घुटने टेकने वाला आदमी चुप रहा, केवल अपना सिर हिलाता रहा। मास्टर जिया उनकी प्रतिक्रिया देखकर क्रोधित हो गए। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अपने शिक्षक द्वारा दी गई सजा को स्वीकार नहीं करते हैं। हड़बड़ाहट के साथ वह किनारे पर चला गया, एक चिकना अंगूठे जितना मोटा स्विच निकाला और उसे पॉलिश करना शुरू कर दिया। स्मैक स्मैक स्मैक। स्विच ने बार बार उस आदमी के शरीर पर वार किया और जल्द ही उसकी सफेद अंडरशिट पर खून की धारें दिखने लगी। बगल के कमरे में दाओहुआ और डोंग युवानयाओ चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। दोनों अनिवार्य रूप से उस आदमी के लिए दुखी महसूस कर रहे थे। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बारे में ऐसा महसूस होने के बाद मास्टर जिया थक गए। उन्होंने स्मैक के साथ स्विच को नीचे फेंक दिया और जमीन पर पड़े आदमी की ओर भावहीन रूप से देखा। हम अभिनेता उन अधिकारियों और कुलीनों के सामने केवल उनके मनोरंजन और हंसी के लिए मौजूद हैं। आप में ईमानदारी है, आप अपनी गरिमा को महत्व देते हैं, दूसरों को अपमानित करने से नहीं डरते हैं, अधीनता के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मंडली में बहुत सारे अन्य लोग हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि वे भी आपके साथ मरें? आपके शिक्षक ने आपसे जो कहा है उस पर विचार करें। एक बार जब आप हमारे कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, गरिमा, रीढ़, यह सब हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाता है। हमारे जैसे लोगों के लिए केवल वह सब सहन करके जो दूसरे नहीं कर सकते, हम इस दुनिया में शांति से रह सकते हैं। मास्टर जिया कुछ देर तक बोले, सिर झुकाकर अपने शिष्य की ओर देखते हुए आह भरी, फिर अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर चले गए। एक बार जब वह चला गया तो बगल के कमरे में छिपे दाओहुआ और डोंग युवानयाओ धीरे धीरे बाहर आ गए। वे घुटने टेके हुए आदमी के पास पहुंचे, उसे धन्यवाद देना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि जमीन पर नमी के धब्बे थे। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने एक दूसरे पर मौन नजर डाली। एक पल की चुप्पी के बाद दाओहुआ ने अपनी थैली से सोने की पीड़ादायक दवा की एक बोतल निकाली और उस आदमी को दे दी। अभी आपकी मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
डोंग युवानयाओ ने भी कहा, कृपया उठें। नए साल की अवधि के दौरान मौसम अभी भी ठंडा है और इस तरह घुटने टेकने से आप बीमार हो सकते हैं। अंदर जाएं और किसी से यह दवा आप पर लगाने को कहें। तभी एनशी ने धीरे से अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा, उसके चेहरे पर अभी भी आंसू लटक रहे थे। उन्हें अपनी ओर सहानुभूति से देखते देख एनशी ने उपहास का एक संकेत प्रकट किया, मेरे जैसे बेकार व्यक्ति के लिए जीना एक चलती फिरती लाश होने से अलग नहीं है। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई। बेशक हम आपकी स्थिति को नहीं समझते हैं और इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अभी जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम अपना पर्यावरण चुनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, पर्यावरण के अनुरूप ढल सकते हैं। जीवित रहने के लिए हर किसी के अपने नियम हैं, अपनी कठिनाइयां हैं। यदि हर कोई आपकी तरह खुद का अवमूल्यन करता है, तो मुझे डर है कि बहुत कम लोग जीवित रह पाएंगे। डोंग युवानयाओ, वास्तव में, यदि आप वास्तविकता से असंतुष्ट हैं, तो विद्रोह करें। अपने शरीर को इस तरह खराब न करें। यह रणनीति केवल उन लोगों पर काम करती है जो आपकी परवाह करते हैं, यह उन लोगों के लिए पूरी तरह से बेकार है जो आपको दिल से नहीं लेते हैं। यह देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, दाओहुआ ने और अधिक कुछ कहे बिना सोने की पीड़ादायक दवा डाल दी और डोंग युवानयाओ को पिछले दरवाजे से खींच लिया। पिछला दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर एनशी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर अपनी नजर जमीन पर पड़ी सुनहरी दर्द वाली दवा की ओर की और बोतल उठाए। जैसे ही वे गली से बाहर निकले, दाओहुआ और डोंग युवानयाओ चुपचाप सड़क पर चले गए, केवल तभी राहत की सांस ली जब उन्होंने कोई गश्त करने वाले सैनिकों को नहीं देखा। चलो, हमें जल्दी वापस जाना चाहिए, ताकि मनमन और अन्य लोग इंतजार न करें और परेशानी न पैदा करें। दोनों सिहाई रेस्तरां की ओर तेजी से बढ़े। रास्ते में, दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ के साथ उस आदमी के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया, जिससे उनका अभी अभी सामना हुआ था। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? डोंग युवानयाओ, मैं कैसे नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को हमने अभी देखा वह शुंगसी मंडली का मुख्य आधार है। प्रांत के लगभग सभी अधिकारियों के परिवार जो ओपेरा का आनंद लेते हैं, उसे जानते हैं। दाओहुआ हैरान होकर बोला, यदि वह पहले से ही मुख्य आधार है, तो उसे क्यों पीटा गया? डोंग युवानयाओ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह और क्या हो सकता है? उसका किसी संरक्षक के साथ संघर्ष हुआ होगा। क्या आपने अभी उसकी शक्ल देखी है? दाओहुआ ने सिर हिलाया। डोंग युवानयाओ, आप उसके लुक के बारे में क्या सोचते हैं? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, बहुत सुंदर, अच्छी त्वचा और बड़ी आंखों वाला, और उसके दांत सफेद हैं जैसे उसके होंठ लाल है। डोंग युवानयाओ, कई लोग कहते हैं कि वह एक महिला से भी अधिक स्त्रियोचित है। शुआशी मंडली को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने वाले अधिकांश लोग उनकी वजह से ऐसा करते हैं। इसके बारे में सोचें, इस तरह की उपस्थिति वाला एक आदमी, वो परेशानी को कैसे आकर्षित नहीं कर सकता है। दाओहुआ ने आह भरी, कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने गश्त कर रहे सैनिकों को सामने सड़क से आते देखा। बिना दूसरा शब्द कहे, उसने डोंग युवानयाओ को खींच लिया और विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। वे वहां पर हैं। यह देखकर कि गश्त कर रहे सैनिकों ने उन्हें देख लिया है, दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। वे भीड़ के बीच से तेजी से आगे बढ़े, आगे की ओर दौड़े और कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखा, सैनिक करीब आ रहे थे। जैसे ही वे अत्यधिक चिंतित हो रहे थे, अचानक एक आकृति दाओहुआ के सामने प्रकट हुई, जिसने उसे अपनी जगह पर रोक दिया। दाओहुआ अपनी गति को रोकने में असमर्थ होकर उस व्यक्ति से टकरा गई। प्रभाव महत्वपूर्ण था और दाओहुआ को लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर भेजा गया। यह देखकर जियो येयांग ने झट से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। डोंग युवानयाओ, जो दाओहुआ में लड़खड़ाकर गिर गया, एक तरफ झुक गया। दाओहुआ में व्यस्त जियो येयांग ने डोंग युवानयाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब डोंग युवानयाओ ने सोचा कि वह जमीन पर एक अंतरंग क्षण का अनुभव करने वाली है, तो दो हाथों ने उसे संभाला। यह आप है। डोंग युवानयाओ ने उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सन चांगजे ने डोंग युवानयाओ को अपने पैरों पर खड़ा किया, फिर तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। मिस डोंग, क्या आप ठीक है? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया और बोलने ही वाली थी कि उसने दाओहुआ की उत्तेजित चीख सुनी, जियो येयांग। जियो येयांग ने दाओहुआ के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे देखकर इतने खुश हैं? दाओहुआ ने शब्दों को बर्बाद न करते हुए उत्सुकता से कहा, जियो येयांग, गश्त कर रहे सैनिक हमारे पीछे हैं। जियो येयांग ने दीफू पर नजर डाली और उसे इसे संभालने के लिए इशारा किया, फिर उसे पास की दुकान में खींचने से पहले
कहा, आप हमेशा परेशानी को आकर्षित करने का प्रबंधन क्यों करते हैं? दाओ हुआ ने जवाब दिया, मैं परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूं, परेशानी मुझे ढूंढ लेती है। दाओ हुआ को बिना बुलाए जियो येयान का पीछा करते हुए देखकर डोंग युवानयाओ ने एक गहरी सांस ली और दाओ हुआ के पीछे हटते हुए चेहरे पर उन्मादी ढंग से हाथ हिलाया। डोंग युवानयाओ को चंचलतापूर्वक दांत पीसते हुए देखकर सन चांगजे जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हंसी सुनकर डोंग युवानयाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सन चांगजे थोड़ा असहज महसूस करते हुए अपनी मुट्ठी पर हाथ रखकर हंस रहा था। वह हड़बड़ाई और सिर ऊंचा करके दुकान में चली गई। आपने प्रांतीय राजधानी में कांच की दुकान कब खोली? दुकान में कांच के बर्तनों की चमकदार श्रृंखला को देखते हुए दाओ हुआ ने आश्चर्य से जियो येयांग को देखा। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह साल के अंत से पहले खोला गया था। इतना कहने के बाद वह दाओ हुआ को दूसरी मंजिल पर ले गया। एक बार दूसरी मंजिल पर दाओ हुआ सीधे खिड़की के पास गया और नीचे सड़क की ओर देखा। उसने फूजी को गश्त कर रहे सैनिकों के साथ बात करते देखा और थोड़ी देर बाद सैनिक उदास होकर चले गए। तभी दाओ हुआ ने राहत की सांस ली। डोंग युवानयाओ को ऊपर आते देखकर उसने तुरंत कहा, युवानयाओ, सैनिक चले गए हैं। डोंग युवानयाओ ने नाक भान सिकोड़कर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर दाओ हुआ हैरान होकर उसके पास आया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? डोंग युवानयाओ ने जियो येयान की ओर देखा और क्रोधित होकर कहा, अभी भी पूछ रहा हूं, जब तुम आए तो तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। फिर वह दाओ हुआ के कान के पास झुकी और बोली, तुम दोस्ती के गद्दार हो। ओह! दाओ हुआ ने शर्म से मुस्कुराया और असहजता से उसकी नाक को छुआ। यह जानबूझकर नहीं था, जियो येयान को देखकर वह युवानयाओ के बारे में भूल गई थी। दाओ हुआ को असहज महसूस करते हुए देखकर जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए हस्तक्षेप किया, इस गेटअप में आप दोनों ने क्या पहना है? मुझे मत बताओ कि आप बाहर निकल गए। और अभी वह क्या था? अगर मैंने आपको ऊपर से नहीं देखा होता, तो क्या आप दोनों प्रांतीय जेल की कोठरियों में जाने की योजना बना रहे थे? इन शब्दों पर डोंग युवानयाओ के चेहरे पर अब कोई क्रोध नहीं था, और उसने टालमटोल भरी नजर से अपना सिर एक तरफ कर लिया और स्पष्ट रूप से दाओ हुआ को समझाने का संकेत दिया। यह देखकर दाओ हुआ ने क्रोधित होकर धीरे से कहा, अगर मैं दोस्ती के लिए गद्दार हूं, तो तुम वो कछुए हो जो युद्ध की गर्मी में अपना सिर सिकोड़ लेता है। अब असहज महसूस करने की बारी डोंग युवानयाओ की थी। उसने अपनी गर्दन सख्त की और कहा, मैंने जो किया वह एक रणनीतिक वापसी थी। छोटा राजकुमार आपकी बात सुनता है, इसलिए आपके लिए समझाना बेहतर है। इस बीच सन चांस ने उन दोनों को लिटिल प्रिंस के इर्द गिर्द इस तरह बात करते हुए देखा जैसे वह वहां था ही नहीं। उससे स्थिति अनोखी और मनोरंजक दोनों लगी। ये दोनों युवतियां उस कुलीन परिवार की महिलाओं जैसी बिल्कुल नहीं थी जिनकी उसने कल्पना की थी। किसी और बात का तो जिक्र ही नहीं, एक कुलीन परिवार की कौन सी युवा महिला का सैनिकों द्वारा सड़कों पर पीछा किया जाएगा। जियो येयांग ने दोनों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देखकर बुरा नहीं माना और डी फू को चाय और नाश्ता परोसने का संकेत दिया। एक बार जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने कहा, क्या आप दोनों ने चर्चा पूरी कर ली है? दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ ने एक ही समय में बात करना बंद कर दिया। दाओ हुआ ने अनभिज्ञता जताते हुए जियो येयांग की ओर देखा, हम क्या चर्चा कर रहे थे? जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और अपनी नौकरानियों के पहनावे के मुद्दे पर जोर नहीं दिया, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ गई, आपने सैनिकों को क्यों उकसाया? दाओ हुआ मेज पर बैठ गया, हमने वास्तव में सैनिकों को नहीं उकसाया। हम बस किसी को मार रहे थे जब सैनिक हमारे पास आए। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाई, आप एक और लड़ाई में पड़ गए। सुन चांगजे ने भौहें उठाई, फिर से। ऐसा लग रहा था कि ये युवा महिलाएं काफी साहसी थी। डोंग युवानयाओ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ऐसा नहीं था कि हम लड़ना चाहते थे, बात यह है कि कमीने ने ऐसा किया था। छोटे राजकुमार, उसने लाल मूंगा कंगन छीनने की कोशिश की जो यी को पसंद था। आप सहमत होंगे कि वह पिटाई का हकदार था, है ना? जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा, किसी ने आपकी चीजें छीनने की कोशिश की? दाओ हुआ ने कहा, बिल्कुल नहीं, और फिर पूरी घटना के बारे में बताया। सुनने के बाद जियो येयांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उन्होंने दाओ हुआ से सख्ती से कहा, भविष्य में जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हें घूंघट लाना होगा। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, दाओ हुआ की नजरें उस पर बढ़ती गईं, जो बहुत चिंताजनक था। जहां तक युयान्याओ का सवाल है, चूंकि वह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, और भविष्य में इसी तरह की परेशानी से बचने के लिए वह सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा न दिखाने की भी पूरी कोशिश करेगी। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से पहनूंगी। जियो येयांग ने देखा कि दाओ हुआ इस बार इतना आज्ञाकारी था।
मुस्कुराया और मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। यह ताज़ा बना मून केक है, इसे आजमाएं। दाओ हुआ ने एक टुकड़ा उठाया, फिर मिठाई को डोंग युवानयाओ की ओर बढ़ाया। आपको भी कुछ आजमाना चाहिए। डोंग युवानयाओ ने देखा कि दाओ हुआ उसे नहीं भूला है। उसने उसे मुस्कुराया, एक टुकड़ा भी उठाया और खाना शुरू कर दिया। यह बुरा नहीं है। कुछ मून केक खाने और एक कप चाय पीने के बाद दाओ हुआ खड़ा हुआ और बोला, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जियो येयांग ने आकाश की ओर देखा, यह अभी भी जल्दी है, थोड़ी देर और बैठें। स्टोव में कांच का एक नया बैच है, मैं आपको देखने के लिए ले जाऊंगा ताकि आप वापस ले जाने के लिए कुछ चीजें चुन सकें। दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया। हमने मनमन और अन्य लोगों से सिहाई रेस्तरां में हमारा इंतजार करने के लिए कहा। अगर हम देर से वापस जाते हैं तो वे सोच सकते हैं कि हमारे साथ कुछ हो गया है। अगर यह परिवार के घर वापस आ जाता है तो क्या हमारे पास अभी भी अच्छे दिन होंगे? जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, इसे संभालना आसान है। मैं डिफू को बुलाऊंगा और उन्हें यहां लाऊंगा। इतना कहने के साथ ही डेफू मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। यह नौकर तुरंत जाकर उन्हें ले आएगा। इन शब्दों के साथ वह नीचे की ओर भागा। यह देखकर दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ को कुछ और कहना मुश्किल हो गया और वापस बैठ गए। जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा, अब जब आप प्रांतीय राजधानी में हैं तो क्या आपके पास इन दिनों के लिए कोई योजना है? दाओ हुआ, कल हम एक हॉल मीटिंग के लिए युवानयाओ के स्थान पर जा रहे हैं। इस बिंदु पर दाओ हुआ ने एनशी को याद किया और डोंग युवानयाओ की ओर देखा। आपने कल हॉल मीटिंग में प्रदर्शन के लिए किस मंडली को आमंत्रित किया है? डोंग युवानयाओ, यह शुआशी ट्रूप होना चाहिए। दाओ हुआ, लेकिन उनका मुख्य अभिनेता घायल हो गया है, क्या वो कल भी प्रदर्शन कर सकता है? डोंग युवानयाओ, शुआशी ट्रूप को आमंत्रित करने वाला हर कोई उनके प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए चोट के बावजूद वे संभवतः प्रदर्शन करेंगे। जियो येयांग ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दाओ हुआ ने जल्दी से शुआशी ट्रूप के यार्ड में छिपने के लिए दीवार पर चढ़ने की घटना को याद किया। एनशी, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, वह एक दयनीय व्यक्ति है। सन चांगजे, जो चुपचाप बैठे चाय पी रहे थे, ने अचानक कहा। दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ दोनों ने सन चांगजे की ओर देखा और जियो येयांग ने भी देखा। सन चांगजे ने आगे कहा, अन्य अभिनेताओं के विपरीत, जो ज्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं और जब वे घर पर खुशी से नहीं रह सकते तो उन्हें मंडलियों में बेच दिया जाता है। एनशी पूरी तरह से अलग पृष्ठभूमि से है। वह उत्तर के एक कुलीन परिवार का वैध पुत्र है। यह सुनकर दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। डोंग युवानयाओ, कुछ हद तक अविश्वास में, आपको गलत होना चाहिए। एक कुलीन परिवार का वैध बेटा एक अभिनेता के रूप में थिएटर मंडली में कैसे आ सकता है? सन चांगजे ने सहानुभूतिपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। अपने पिता की पत्नियों और उपपत्नी के बीच संघर्ष के कारण एक शी के पिता एक छोटी उपपत्नी के प्रति पक्षपाती थे। 5 साल की उम्र में एक शी को उपपत्नी द्वारा रिश्वत दिए गए नौकरों द्वारा दक्षिण में बेच दिया गया था और उसकी मां उसके लापता होने के दुख से मर गई। यह सुनने के बाद दाओ हुआ, डोंग युवानयाओ और जियो येयांग सभी के चेहरे काफी गंभीर लग रहे थे। उन तीनों के पारिवारिक घरों में रखैलें थीं और उन्होंने पत्नियों और रखैलों के बीच संघर्ष का अनुभव किया था। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया जब तक जियो येयांग ने सन चांगजे की ओर नहीं देखा। आपको इसके बारे में कैसे पता? सन चांगजे, मेरा परिवार शिपिंग व्यवसाय में है और हमने पिछले कुछ वर्षों में अक्सर उत्तर की यात्रा की है। मेरे पिता भी ओपेरा के प्रशंसक हैं और विशेष रूप से एनशी के प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। एक बार जब उत्तर में एक परिवार के साथ व्यापार पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो काफी हद तक एनशी से मिलता जुलता था। जिज्ञासु होकर उन्होंने विवेकपूर्वक पूछताछ की और पता चला कि परिवार ने एक वैध पुत्र खो दिया है। लौटने के बाद उन्होंने शुआशी मंडली के नेता की जांच की और एक शी की उम्र का अनुमान लगाया, यह अनुमान लगाते हुए कि एक शी ही उस परिवार का खोया हुआ वैध पुत्र था। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि दाओ हुआ ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने कभी एनशी को इस बारे में बताया था? सन चांज ने सिर हिलाया। मेरे पिता ने एनशी के प्रदर्शन का आनंद लिया और उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस बारे में उनसे गुप्त रूप से संपर्क किया, उम्मीद की कि वह वापस जाएंगे और मंडली छोड़ने के लिए अपने रिश्तेदारों को पहचान लेंगे। लेकिन एनशी ने कहा कि मेरे पिता गलत थे। एक बार मेरे पिता ने एनशी को देखा। जियो येयांग ने खांसते हुए सन चांगजे को रोका और असंतोष से उसकी ओर देखा। सन चांगजे को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ अनुचित कहा है और माफी मांगते हुए मुस्कुराए। डोंग युवानयाओ, उसके बाद क्या हुआ?
सन चांगजे ने अपने विचारों को पुनर्गठित किया, बाद में यह देखकर कि एनशी वास्तव में कठिन जीवन जी रहा था। जब मेरे पिता फिर से उत्तर गए तो उन्होंने एनशी के पिता को पाया और उन्हें एनशी की स्थिति के बारे में बताया। हालांकि एनशी के पिता उदासीन थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता से गलती हुई थी और उन्होंने कहा कि उनके वैध बेटे की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे और मेरे पिता असहाय थे, इसलिए मामला दोबारा कभी नहीं उठाया गया। डोंग युवानयाओ ने तुरंत व्यंग्य किया, इस दुनिया में ऐसे हृदयहीन पिता हैं जो पिता बनने के लायक ही नहीं है। दाओहुआ ने भी उपहास किया, पत्नियों और रखैलों के बीच झगड़ा एक परेशान घर की जड़ है। फिर भी अधिकांश पुरुष अपने सुख के लिए इन मामलों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी भोलेपन से सोचते हैं कि पत्नियां और रखैले सौहार्दपूर्ण ढंग से रहेंगी और बच्चे एक दूसरे से प्यार करेंगे। क्या वे वास्तव में मूर्ख हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? डोंग युवानयाओ, बेशक वे दिखावा कर रहे हैं। वे खुद को फायदा पहुंचाते हैं, महिलाओं और बच्चों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करते। आखिरकार यदि वे खो जाते हैं तो वे आसानी से पुनर्विवाह कर सकते हैं और अधिक पिता बन सकते हैं। दाओहुआ, शी के पिता उसे पहचानना नहीं चाहते क्योंकि सबसे पहले उन्हें लगता है कि शी ने उन्हें शर्मिंदा किया है, और दूसरी बात, उन्हें शायद डर है कि शी की वापसी के साथ वह विरासत के लिए अपने अन्य बेटों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए वह बस दिखावा करते हैं कि यह बेटा मर गया है। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ को काफी क्रोधित होते देख जियो येयांग और सन चांगजे बड़ी चतुराई से चुप रहे। दोनों को इस बात का प्रबल एहसास था कि यदि वे अब बोलेंगे तो अवश्य डांट पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद यह देखकर कि दाओहुआ उतना क्रोधित नहीं है, जियो येयांग ने उसे एक कप चाय पिलाई। तुम्हारे गले को आराम देने के लिए कुछ चाय लो। दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, चाय नहीं पी और गुनगुनाकर कहा, इस दुनिया में शायद ही कोई अच्छे आदमी हो। जियो येयांग ने देखा कि वह डांट से नहीं बच सका और उसने कुछ अजीब तरीके से चाय का कप पीछे खींच लिया। डोंग युवानयाओ ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की, बिल्कुल, जब तक वे गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं होते, जिनके पास थोड़ी शक्ति होती है, वे सभी कई पत्नियां और रखैले रखने वाले होते हैं। लगभग कोई भी वास्तव में अपनी पत्नियों के प्रति समर्पित नहीं होता है, और पत्नियों के बजाय रखैलियों का पक्ष नहीं लेना इसे पहले से ही उत्कृष्ट माना जाएगा। इस बिंदु पर सन चांगजे अचानक बातचीत में शामिल हो गए, मेरे परिवार में नहीं, हमें रखैल रखने की अनुमति नहीं है। डोंग युवानयाओ ने तुरंत जवाब दिया, क्या आपके परिवार के पास पैसा है? सन चांगजे, यह ठीक है, मुझे लगता है। हमारे पास लगभग 1 दर्जन मालवाहक जहाज हैं, हम यहाँ वहाँ कुछ व्यवसाय करते हैं और आराम से रहते हैं। हमारे परिवार में तब तक रखैल रखने का नियम नहीं है जब तक कि पत्नी 30 साल की उम्र तक बच्चे को जन्म न दे दे। दाओहुआ ने आश्चर्य से सन चांगजे की ओर देखा, यह काफी अच्छा पारिवारिक नियम है। सुन चांगजे के चेहरे पर गर्व झलक रहा था, यह सही है। मेरे पिता कहते हैं कि जब परिवार में कई बच्चे होते हैं, खासकर अलग अलग माताओं से, तो यह अनिवार्य रूप से विवादों और अनुचितता को जन्म देता है, जो पारिवारिक एकता और समृद्धि के लिए हानिकारक है। इसलिए सूर्य परिवार सख्ती से रखैल रखने पर रोक लगाता है, उल्लंघन करने वालों को परिवार से निष्कासित कर दिया जाता है। इस नियम के कारण हमारा परिवार स्थानीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय है। हर कोई अपनी बेटियों की शादी हमारे परिवार में करना चाहता है। मैं इस साल 18 साल का हो गया हूँ और मेरा परिवार मेरे लिए शादी की व्यवस्था कर रहा है। हमारी दहलीज व्यावहारिक रूप से मैचमेकर्स द्वारा खराब कर दी गई है। यह सुनकर दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने एक दूसरे को देखा, दोनों कुछ अवाक रह गए और फिर एक साथ सन चांगजे की ओर देखा। डोंग युवानयाओ ने भी अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आप वास्तव में अपने आप से भरे हुए हैं, यह सोचकर कि आप बहुत आकर्षक हैं, है ना? लेकिन रखैल न रखने की बात वाकई काफी आकर्षक है। सन चांज ने सोचा कि वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और तुरंत समझाया, वास्तव में मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। मैं एक अच्छा तैराक हूँ, तेज तर्रार हूँ, और मेरी मार्शल आर्ट भी बुरी नहीं है। मैं पिछले साल से परिवार के जहाजों को चला रहा हूँ, हर साल चांदी घर लाता हूँ। बोलते समय वह जियो येयांग को देखकर मुस्कुराया। लॉर्ड जियाओ के उच्च सम्मान के लिए धन्यवाद। मैंने पिछले साल ग्लास बेचना शुरू किया और मैंने और भी अधिक चांदी अर्जित की है। मैं वास्तव में जीवन की प्रतिबद्धता के योग्य व्यक्ति हूँ। जो भी लड़की मुझसे शादी करती है उसे अच्छे जीवन की गारंटी है। PFFT। दाओहुआ इसमें मदद नहीं कर सका, उसके मुंह में चाय छलकने लगी। डोंग युवानयाओ भी कुछ हद तक अचंभित था, उसने कभी किसी को इतनी मोटी त्वचा वाला नहीं देखा था।
चाय में भीगे हुए जियो येयांग ने सांस छोड़ी और सिरदर्द के साथ दाओहुआ की ओर देखा, फिर सन चांगजे पर एक ऐसी नजर डाली जो शब्दों से कहीं अधिक कह गई। यह व्यक्ति वास्तव में परिवहन व्यवसाय के प्रभारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहा। वह वास्तव में जानता था कि बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को कैसे बेचना है। केवल क्या उसने ऐसा करने के लिए गलत जगह चुनी? यह देखकर कि उसने जियो येयांग पर चाय छिड़क दी थी, दाहुआ ने तुरंत कहा, मुझे क्षमा करें, आप इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि किसी को दोष देना है तो वह है। इतना कहने के बाद उसने सन चांगजे की ओर इशारा किया। जियो येयांग ने अपना रुमाल पकड़ा और खुद को पोंछना शुरू कर दिया। डोंग युवानयाओ ने अवाक रहकर सन चांगजे की ओर देखा। आज से पहले मैंने हमेशा सोचा था कि तुम थे। सन चांगजे, क्या थे? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। बोलना समाप्त करते हुए उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन चांगजे ने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, ऐसा लगा जैसे उसने फिर बहुत ज्यादा बात कर ली हो। अपने चेहरे और शरीर से चाय साफ करने के बाद जियो येयांग उठ खड़ा हुआ। वह दाओहुआ के साथ और अधिक बात करने की इच्छा से दूसरी मंजिल पर आया था, लेकिन उसका सारा ध्यान सन चांगजे ने खींच लिया था, जिससे वह चिढ़ गया था। चलो, मैं तुम्हें नए आई ग्लेज दिखाने ले चलूंगा। दूसरी मंजिल पर भी शीशे लगे थे, इसलिए जियो येयांग उन्हें नीचे नहीं ले गया। दाओहुआ ने नीचे आते जाते ग्राहकों पर नजर डाली और हंसे, यहाँ व्यापार काफी अच्छा लग रहा है। जियो येयांग, यह प्रांतीय राजधानी है, जहां अधिक पैदल यात्री और अमीर लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यापार बेहतर है। दुकान में कई ग्लेज कमल लैंप हैं, मैं आपको उन्हें दिखाने के लिए ले जाऊंगा। जैसे ही वह बोला, वे हॉल के कोने की ओर चले गए जहां ग्लेज लैंप प्रदर्शित किए गए थे। सन चांगजे ने, जब डोंग युयान्याओ ने कांच के बुद्ध की जांच की, तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मिस डोंग, आप ग्लेज लैंप को देखने के लिए मिस यान के साथ कैसे नहीं जा रही हैं? डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ और जियो येयांग पर नजर डाली, जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और फिर सुन चांगजे को तिरछी नजर से देखा। वह निश्चित रूप से तीसरा पहिया नहीं बनना चाहती थी जिसका उल्लेख दाओहुआ ने किया था। यान यी ने वास्तव में दोस्ती से ज्यादा रोमांस को प्राथमिकता दी। डोंग युयान्याओ को कुछ हद तक उदास भाव से मुंह बनाते हुए देखते हुए सन चांगजे को अपनी नजरें उससे हटाने में कठिनाई हो रही थी। उसकी वह एक नजर एक तीर की तरह थी जो सीधे उसके दिल में लगी थी, जिसे हटाना मुश्किल था, और सच तो यह है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर दाओहुआ ने ग्लेज लैंप को देखते हुए कहा, वह सन चांगजे काफी दिलचस्प चरित्र है। जियो येयांग ने सिर हिलाया, उस आदमी में कुछ जंगलीपन है, वह जोखिम लेने की हिम्मत रखता है और जो चाहता है उसके लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। इससे पहले कि मैं यह तय कर पाता कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, उसे एक सोने की खदान मिल गई, और उसने कांच का व्यवसाय करने का प्रस्ताव रखते हुए मेरे पास आने का साहस किया। साहसी, सावधानीपूर्वक और काफी अच्छी बात करने वाला। दाओहुआ फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह वास्तव में खुद को बेचना जानता है, लेकिन वास्तव में उसके परिवार के नियम काफी अच्छे हैं। दाओहुआ की आंखों में प्रशंसा देखकर जियो येयांग के दिल में एक आवेग उमड़ पड़ा और उसने कहा, मैं रखेल लेने से भी परहेज कर सकता हूँ। दाओहुआ ने देखा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। जब तक आप अपने निर्णय नहीं ले लेते तब तक प्रतीक्षा करें, फिर ऐसे मामलों के बारे में मुझसे बात करें। केवल जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए जिम्मेदार हो सकता है और अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, तभी वह दूसरों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जियो येयांग की भौहें सिकुड़ गईं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दाओहुआ मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप जैसे शाही परिवार के किसी व्यक्ति के पास अक्सर ऐसा समय होता है जब वे अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। जियो येयांग चुप हो गया। अंत में उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने होंठ हिलाए, कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने अपने शब्द निगल लिए। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके शब्द प्रेरक नहीं लग रहे थे, और अधिक बातचीत अनुपयोगी होगी। तो बेहतर होगा भविष्य की प्रतीक्षा करें। डोंग युवानयाओ ने देखा कि दाओहुआ और जियो येयांग अभी भी रंगीन शीशे का चयन कर रहे हैं और उन्हें नहीं लगा कि उन्हें जल्दी करना उचित है। वह अपने पास बैठे सन चांगजे की ओर मुड़ी और बातचीत शुरू की। वह, आपकी चोट कैसी है? सब ठीक हो गया? सन चांगजे ने उदासीनता से उत्तर दिया, अरे यह तो मामूली चोट थी, कुछ देर पहले ठीक हो गई। उन्होंने अपनी मजबूत छाती फुलाते हुए कहा, मैं बहुत अच्छे आकार में हूं। डोंग युवानयाओ ने अपनी आंखें घुमाई, मुझे याद नहीं है कि बिस्तर पर कौन लेटा था, कमजोर और ठीक पहले हिलने डुलने में असमर्थ था।
सन चांगजे कुछ हद तक शब्दों की कमी के साथ शर्म से मुस्कुराया। डोंग युवानयाओ ने उस पर नजर डाली और पूछा, आप छोटे राजकुमार से कैसे परिचित हुए? यह जानते हुए कि वह सोने की खदान का उल्लेख नहीं कर सकता, सन चांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्या मेरा परिवार शिपिंग का प्रभारी नहीं है? जियो के पास रंगीन शीशा है, इसलिए मैं उससे खरीदता हूं और फिर इसे मालवाहक जहाज द्वारा विभिन्न स्थानों पर बेचता हूं। डोंग युयान्याओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। जियो, छोटा राजकुमार आपको उसे इस तरह संबोधित करने की अनुमति देता है? सन चांगजे ने सिर हिलाया, मैं उसे लिटिल प्रिंस भी कहता था, लेकिन इस बार उससे मिलने के बाद उसने मुझे अब ऐसा नहीं करने दिया। डोंग युवानयाओ ने जियो येयान को दाओहुआ के साथ बातचीत करते हुए देखा, उसकी अभिव्यक्ति से समझ का पता चला। सुन चांगजे ने उसकी नजरों का पीछा किया और धीमी आवाज में पूछा, मिस डोंग, क्या आप जानती हैं क्यों? डोंग युवानयाओ ने उस पर तिरछी नजर डाली, उन चीजों के बारे में मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। सुन चांगजे ने उसकी नाक को छुआ, फिर से उसके पास शब्द नहीं थे। आमतौर पर वह काफी बातूनी था, लेकिन जब भी उसका सामना मिस डोंग से होता तो उसकी जुबान बंद हो जाती थी। उसी समय डेफू वांग मैनमैन और होंग यू के साथ पहुंचे। यह देखकर कि देर हो रही है, दाहुआ ने 2 लाल रंग के ग्लेस कमल लालटेन उठाए और डोंग युवानयाओ के पास गया और उसे एक सौंपते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। डोंग युवानयाओ ने सिर हिलाया, यह वापस जाने का समय है। अगर इसमें देर हो गई तो मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। जियो येयांग और सुन चांगजे ने उन्हें गाड़ी के पास देखा और रंगीन ग्लेस के लिए दक्षिणी बाजार खोलने पर चर्चा करने के लिए दुकान पर लौटने से पहले उसे प्रस्थान करते देखा। गाड़ी में डोंग युयान्याओ ने रंगीन ग्लेस कमल लालटेन के साथ खिलवाड़ करते हुए दाओहुआ से कहा, क्या आप नए साल से पहले प्रिंस द्वारा मासाइड कंसोर्ट को मुख्य कंसोर्ट में उठाने के बारे में जानते हैं, है ना? दाओहुआ ने सिर हिलाया। डोंग युवानयाओ ने कहा, जब मेरे भाई ने इसके बारे में सुना तो वह चिंतित हो गया कि लिटिल प्रिंस इसे गंभीरता से ले सकता है। लेकिन आज उसके रंग रूप को देखते हुए वह काफी अप्रभावित लगता है। ऐसा लगता है कि उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। दाओहुआ ने कहा, चाहे वह प्रभावित हुआ हो या नहीं, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। स्थिति अब अपरिवर्तनीय है। डोंग युवानयाओ ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, जब लिटिल प्रिंस बीजिंग लौटेगा तो उसकी स्थिति शायद काफी अजीब होगी। यह बेहतर होता अगर मासाइड कंसोर्ट का बेटा उससे छोटा होता। दुर्भाग्य से वह बड़ा है। वह एक मान्यता प्राप्त लेकिन अनौपचारिक सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, लेकिन अब वह वैध सबसे बड़ा बेटा बन गया है, जो पूरी तरह से लिटिल प्रिंस की देखरेख कर रहा है। मेरे पिता का कहना है कि भविष्य में राजकुमार की उपाधि की विरासत पर विवाद होने की संभावना है। दाओहुआ एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक पूछा, मासाइड कंसोर्ट किस तरह का व्यक्ति है? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया, जब मैंने बीजिंग छोड़ा था तब मैं जवान थी, मुझे मासाइड कंसोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी दादी के अनुसार वह एक मोहक है, एक कमजोर सुंदरता की तरह दिखती है। दाओहुआ ने फिर पूछा, क्या माँ परिवार भी एक कुलीन परिवार है? डोंग युवानयाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, कैसा कुलीन परिवार? माँ परिवार का वर्तमान मुखिया 5वीं श्रेणी के सैन्य अधिकारी से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्हें अपनी योग्यताओं के लिए थोड़ी सी पहचान तब मिली जब दिवंगत सम्राट की मृत्यु हो गई, और इस तरह उन्होंने सम्राट को अपना चेहरा दिखाया। फिर अपनी 2 बेटियों पर भरोसा करते हुए एक सम्राट की उपपत्नी बन गई और दूसरी राजकुमार की सहचरी बन गई। इस तरह वे धीरे धीरे आगे बढ़े। दाओहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी, ड्यूक निवास की तुलना में माँ परिवार बहुत हीन है। फिर भी ऐसी स्थिति में मासाइड कंसोर्ट जियो येयान की मां को राजकुमार से अलग करने में सक्षम थी और यहां तक जियो येयान को महल में रहने के लिए भेजा था। उसके कौशल और योजनाएं काफी गहरी होनी चाहिए। बेशक, चाहे वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो, ऐसा होने देने के लिए राजकुमार को खुद भी इतना सक्षम होना होगा। डोंग युवानयाओ ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरी दादी झेंझो आई और लिटिल प्रिंस से मिली, और कई बार वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन विलाप करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि लिटिल प्रिंस ने बीजिंग छोड़ दिया। अन्यथा कॉन्सुबिन माँ के उकसावे में कौन जानता है कि वह कितना विद्रोही और उद्दंड हो सकता था। इसके साथ ही उसकी आह निकल गई। इन वर्षों में लिटिल प्रिंस वास्तव में बहुत बदल गया है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं उससे पहली बार मिला था तो उसे दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह बहुत गुस्से वाला था। हालांकि उससे निपटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं वास्तव में उससे नहीं डरती थी। वह मुझे कागज के शेर की तरह महसूस होता था।
लेकिन अब लिटिल प्रिंस, जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है और अब अपनी भावनाओं को अपनी आस्तीन पर नहीं रखता है, वास्तव में मुझे असहज महसूस कराता है। आप नहीं जानते, पिछली बार जब हमें बचाया गया था तो लिटिल प्रिंस घोड़े पर सवार था, और भले ही उसने कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया, मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की। तीखा, भेदने वाला और बेहद दमनकारी। दाओ हुआ ने आश्चर्य से डोंग युवानयाओ को देखा। क्या यह सचमुच इतना अतिरंजित है? डोंग युवानयाओ ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। लिटिल प्रिंस आपके प्रति इतना आज्ञाकारी है कि स्वाभाविक रूप से आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। यहाँ तक मेरे पिता ने भी कहा था कि लिटिल प्रिंस का विकास आश्चर्यजनक रहा है। पहले हम केवल उसकी स्थिति को ध्यान में रखते थे, अब यह वह आदमी है जिससे हमें सावधान रहना होगा। दाओ हुआ एक पल के लिए चुप हो गया। जियो यान की आभा वास्तव में मजबूत हो रही है। जल्द ही वे सड़क के दोराहे पर पहुंच गए। डोंग निवास और ली निवास अलग अलग दिशाओं में थे, इसलिए दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ को अलग होना पड़ा। डोंग युयान्याओ अपनी गाड़ी से उतर गई और अपनी गाड़ी में सवार हो गई, और विपरीत गाड़ी में दाओ हुआ से बात करने के लिए पर्दा उठाया। कल जल्दी मेरे घर आ जाना। दाओ हुआ ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जल्दी जाऊंगा। ली निवास पर लौटने के बाद दाओ हुआ ने सबसे पहले मुख्य प्रांगण में अपनी चाची से मुलाकात की और उन्हें अपनी वापसी की सूचना दी, और फिर मैडम ली को खोजने के लिए अतिथि प्रांगण में वापस चली गई। यांग शियुजुन और यान परिवार की कई लड़कियां मैडम ली के साथ रह रही थी, प्रत्येक तरफ के कमरे में 2 लड़कियां थीं। दाओ हुआ ऊपरी कमरे में मैडम ली के साथ रह रहा था। जैसे ही दाओ हुआ ने आंगन में प्रवेश किया, उसने यांग शियुजुन को पश्चिम की ओर के कमरे से बाहर आते देखा। जैसे ही वह उसका स्वागत करने ही वाली थी, लड़की वापस अंदर चली गई। वांग मैनमैन ने तुरंत असंतुष्ट होकर बुदबुदाया, सिस्टर शियुजुन की इस बात का क्या मतलब है? घर पर हमसे दूर रहना एक बात है, लेकिन दूसरों से मिलने जाते समय इस तरह का व्यवहार करना, क्या वह जानबूझकर लोगों को यह नहीं सोचने पर मजबूर कर रही है कि उसका आपके साथ झगड़ा हो गया है? दाओ हुआ थोड़ा घबरा गया। मुझे बाद में युहान से बात करने के लिए याद दिलाएं और उससे कहें कि इन कुछ दिनों में शियुजुन पर कड़ी नजर रखें। बोलने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। यह अच्छी बात है कि वह जल्द ही बीजिंग लौटेंगी। इतने संवेदनशील और संदिग्ध व्यक्ति के साथ व्यवहार करना वास्तव में मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला था। मुख्य कमरे में मैडम ली ने अपनी बेटी को वापस आते देख मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने अच्छा समय बिताया? मुस्कुराते हुए दाओ हुआ ने मैडम ली को चमकता हुआ कमल लालटेन दिखाया। माँ, क्या तुम्हें यह पसंद है? मैडम ली ने नजर डाली और मुस्कुराई। यह खूबसूरत है। वांग मैनमैन को चमकदार कमल लालटेन सौंपते हुए दाओ हुआ मैडम ली के पास बैठ गया। माँ, क्या चाची और बाकी लोग भी कल डोन परिवार के पास जाएंगे? मैडम ली ने उत्तर दिया, बेशक, डोन परिवार के निमंत्रण में स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि हमारे परिवार और ली परिवार की सभी महिलाएं शामिल हों। हालांकि आपकी दूसरी चाची और बहन जिक्सुआन शायद नहीं जाएंगी। जिक्सुआन को अपनी शादी की तैयारी करने की जरूरत है और उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, और आपकी दूसरी चाची को भी शादी के दिन की तैयारियों में व्यस्त रहना होगा। वह रुकी, फिर जारी रही। कल तुम्हें अपनी बहनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। डोन परिवार के भोज में उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें खुद को मूर्ख न बनाने दें या कोई परेशानी पैदा न करने दें। दाओ हुआ ने सिर हिलाया। मैं उन पर नजर रखूंगी।